नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सब लोगों का हमारे YouTube चैनल पर। और आज जो संविधान के कुछ प्रमुख महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उनके बारे में समझने वाले हैं, क्योंकि यह चाहे जो परीक्षा आप दीजिए 2-4 अनुच्छेद तो आपसे पूछे ही जाते हैं। तो इसके अंतर्गत जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके अनुच्छेद के संदर्भ में है, जितनी भी लंबी क्लास है थोड़ा सा सस्पेंस बना के रहिएगा। और ये क्लास पूरी कंप्लीट करने के बाद में भारतीय संविधान के अंतर्गत जितने भी अनुच्छेद हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे। वो भी इंपॉर्टेंट वाले, सारे आर्टिकल इसमें नहीं करा रहे हैं, सिर्फ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ही करा रहे हैं। आज क्लास नंबर 16 है। इसके पहले 15 क्लासें हमारी प्ले लिस्ट में अवेलेबल हैं, जिन्हें जाकर आप देख सकते हैं और अपनी क्वालिटी को पूरा क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों आप बिल्कुल रेडी होंगे। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, हम लोग यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं अनुच्छेद के बारे में। अनुच्छेद के संदर्भ में एक चीज पहले से जान लीजिएगा कि अगर यहाँ पे हम बात करते हैं मूल संविधान की, कि बेटा मूल संविधान में कितने अनुच्छेदों की संख्या थी, तो यहाँ पे 395 संख्या थी। और ये किस आधार पे था? संख्या के आधार पे था, मतलब 1 2 3 4 5 गिनती के हिसाब से था। लेकिन अब वर्तमान में क्या कर दिया गया है, वर्तमान में गणना जब की जाती है तो गणना की दृष्टि से इसमें 460 जो है आपके आर्टिकल हो चुके हैं। ये कब की स्थिति है? ये आपके जो है जून 2026 की स्थिति है। ठीक था, तो ये 2026 की स्थिति है। इसमें आपको 460 का डाटा याद रखना है। ये 460 का डाटा ही आज समय परीक्षा में सही माना जा रहा है। तो ये दो चीजें हैं, यहाँ पे आपका क्लियर हो गया। इसके पहले हमने भाग पूरे कंप्लीट करवा दिए हैं, आपकी अनुसूचियां सारी कंप्लीट करवा दी हैं, जो प्ले लिस्ट में अवेलेबल है उन्हें जरूर देख लीजिएगा। इसके साथ में आपका वो भी क्लियर हो जाएगा। तो चलते हैं बिना देर किए हुए अपने पहले अनुच्छेद पे। हमारा पहला अनुच्छेद हमसे क्या कह रहा है? ये कह रहा है, भाग 1 से संबंधित है, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बता रहा है कि संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र में आखिर क्या क्या चीजें आपकी होती हैं और क्या चीजें आपकी नहीं होती। ठीक, ये चीजें। अच्छा, यहाँ पे आर्टिकल संख्या 1 कह रहा है संघ का नाम। इसके अलावा राज्य क्षेत्र की बात कर रहा है, दो चीजें कर रहा है। यहाँ पे देखिए, अगर नेम की बात करता है, आपके जो है यहाँ पे नाम का बात हो गई, तो यहाँ पे आपका नाम है इंडिया। ठीक, आज जिसका नाम हिंदी में क्या कहा जाता है? हिंदी में कहा जाता है अर्थात भारत। ये यहाँ पे नाम मेंशन किया गया है भारत सरकार के द्वारा आपके संविधान में। राज्य क्षेत्र की अगर बात करते हैं तो राज्य क्षेत्र आपकी पहली अनुसूची में दिया गया है। सारी अनुसूची हम आपको बता चुके हैं, तो पहली अनुसूची में इसका मेंशन किया गया है। वर्तमान में अगर बात करते हैं कि वर्तमान में कितने राज्य हैं, क्योंकि ये भी परिवर्तित होते रहते हैं। ठीक, वर्तमान में राज्यों की संख्या कितनी है? तो आपके 28 राज्य हैं, और 28 राज्य के साथ में प्लस में आपके 8 यूटीज हैं, जिन्हें केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है। ठीक बेटा, तो इस चीज को जरूर से जरूर याद रखिएगा। ये बेसिक सी चीजें हैं, लेकिन जब पूछी जाती हैं तो अगर यही चीजें हमें नहीं पता होती हैं तो यही चीजें हमें नुकसान पहुंचा देती हैं। ठीक बेटा, तो इसलिए इस चीज को आपको अच्छे से रट लेना है। इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं, अगले कुछ उस पे आर्टिकल पे चलते हैं। ये है आपका अनुच्छेद संख्या 2। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है नए राज्यों का प्रवेश एवं स्थापना। ठीक, दोनों चीजें कह रहा है, प्रवेश कराना है, इसका स्थापना कराना है, तो आखिर किसका, कौन कराएगा? ठीक, ये प्रश्न बनता है। प्रश्न कौन बना कि कौन कराएगा? सबसे पहला प्रश्न तो यही बनता है, कौन कराएगा? तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाता है आपकी संसद कराएगी। ठीक, संसद कराएगी। किस आधार पे कराएगी? तो बेटा ये अपनी निबंधन शर्तों के आधार पे कराती है, अपनी निबंधन शर्तों पर। जो भी इसकी शर्तें होंगी उसके आधार पे कराया जाएगा। ठीक, अच्छा एक चीज और खास है, यहाँ पे आर्टिकल संख्या आपका 2 और आर्टिकल संख्या 3 एक समानता रखते हैं। जैसे कि यहाँ पे चलते हैं तो आर्टिकल संख्या 3 क्या कह रहा है? कह रहा है नए राज्यों का निर्माण करना है, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन करना है, सीमाओं एवं मौजूदा राज्यों के नामों में भी परिवर्तन करना है। ठीक, ये इतनी सारी चीजें यहाँ पे आर्टिकल 3 में दी गई। तो यहाँ पे नए राज्यों का निर्माण दिया गया, यहाँ पे भी नए राज्यों का प्रवेश और निर्माण दिया गया। आखिर इसमें अंतर क्या है? अंतर ये है कि यहाँ पे उन राज्यों को शामिल किया जाता है जो भारतीय क्षेत्र में शामिल नहीं। पहली चीज क्या हो गई? भारतीय राज्य में शामिल नहीं है, शामिल नहीं है। ठीक, ये कैसे हैं? ये एकदम नए राज्य, नए राज्य। ठीक, अभी शामिल नहीं है, उनको ही यहाँ पे बनाया जाएगा। मतलब राज्य वगैरह का हिस्सा नहीं है कि अभी है, जो भी मतलब मान लीजिए विदेशों से कोई राज्य है वो अपने यहाँ शामिल होना चाहिए। जैसे नेपाल है, नेपाल कहे अब हम जो है आपका एक राज्य बनना चाहते हैं, भारत का एक राज्य बनना चाहते हैं, तो नेपाल को हम भारत में अपने शामिल करें। फिलहाल ऐसा नहीं, वो एक स्वतंत्र देश है,
ठीक, हमने सिर्फ एग्जाम्पल के लिए आपको समझाने के लिए बताया, जैसे कि सिक्किम के साथ हुआ था। ठीक, यहाँ पे चलते हैं तो यहाँ पे भी वही चीज दिया गया, लेकिन यहाँ पे भी कौन करेगा, तो यहाँ पे भी आपकी संसद ही करेगी, संसद करेगी। ठीक, और कैसे करेगी, अपने हिसाब से ही करेगी। ठीक, अपनी शर्त पर। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो भारत क्षेत्र में शामिल है, जो भारत के अंदर है, जो भारतीय क्षेत्र में शामिल है, क्षेत्र में पहले से ही है। ठीक, जैसे कि एग्जाम्पल ने तो आपका उत्तर प्रदेश से काट कर आपका कौन बना दिया गया, उत्तराखंड बना दिया गया। उसी तरह से यहाँ पे बेटा ये आपको याद रखना है। ठीक, अच्छा यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या मौजूदा राज्यों के नामों में परिवर्तन कर कौन रहा है। यहाँ पे जैसे हमने कहा कौन करेगा, तो बेटा आपकी संसद करेगी। ठीक, लेकिन यहाँ पे क्या राज्य को है, तो यहाँ पे क्या करता है, राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति संबंधित राज्य को सूचित करेगा, संबंधित राज्य को सूचित। अगर किसी जो है राज्य से कोई हिस्सा काटा जा रहा है तो वो जो है उस राज्य को सूचित करेगा राष्ट्रपति। लेकिन यहाँ पे एक सबसे बड़ा क्लॉज है, यहाँ पे नोट करके लिख दीजिएगा। ठीक, राय मानने के लिए बाध्य नहीं है, राय मानने को बाध्य नहीं। ठीक, अगर मान लीजिए ये जो संबंधित राज्य है ये क्या करता है, ये राय देता है, ठीक, कि हमारा जो है आप राज्य मत काटिए, हमारी सीमा में परिवर्तन ना कीजिए, तो उस स्थिति में क्या होगा, उस स्थिति में क्या जो है केंद्र झुक जाएगा। ठीक, तो वहां उसी चीज के लिए बताया गया है कि बेटा ये जो है मानने के लिए बाध्य ही नहीं है। ठीक, इस चीज को यहाँ पे याद रखिएगा, ये आपका हो गया। अच्छा, इन तीनों से 2 और 3 से जुड़ा हुआ अगला आर्टिकल है 4 नंबर। 4 नंबर क्या कहता है, कहता है कि अनुच्छेद 2 और 3 जो है के अंतर्गत जो भी कानून बनाए जाएंगे उन्हें संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। ठीक, ये सबसे खास बात यहाँ पे आपके लिए हो जाती है। क्या कह रहा है, कह रहा माना ही नहीं जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा, तो यहाँ पे जो संविधान संशोधन के लिए आप प्रयोग किया जाता है, ये प्रयोग किया जाता है अनुच्छेद 368। ठीक, 368 का जब प्रयोग करेंगे तो इसीलिए इसे नहीं माना जाएगा। ठीक बेटा, ये चीज यहाँ पे हो गई, 368 को याद रखना है। ठीक, आप संशोधन जरूर कर रहे हैं, आप किसमें संशोधन कर रहे हैं, आप अनुसूची में भी संशोधन करेंगे। किस अनुसूची में संशोधित किया जाएगा, तो अनुसूची संख्या 1 में किया जाएगा, और किसमें किया जाएगा, 4 में किया जाएगा। ठीक, अगर मान लीजिए एटीएम स्क्वायर वगैरह से विशिष्ट राज्यों से संबंधित मामला है तो 5 में भी किया जाएगा, और अगर किसी राज्य से संबंधित मामला है तो 6 में भी किया जाएगा। तो इन अनुसूचियों में जब संशोधन किया जाता है तो उसे संविधान संशोधन 368 के तहत नहीं एक्सेप्टेबल है, नहीं माना जाता। ठीक, यह आपका 4 में होता है। अगले चलते हैं, अगले भाग पे आ जाते हैं। अगला भाग क्या है, नागरिकता है। ठीक, सिटीजनशिप है। इसमें पहला अनुच्छेद है आपका भाग अनुच्छेद संख्या 5। ये क्या कह रहा है, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। ठीक, संविधान में प्रारंभ में नागरिकता, जब संविधान आपके यहाँ का लागू हुआ है तब की बात कर रहा है। लेकिन एक चीज और बेटा है यहाँ पे, वो क्या है कि किन व्यक्तियों के, तो भारतीय राज्य में शामिल, भारतीय राज्य में ठीक शामिल होने वालों, शामिल होने वाले जो भी राज्य भारतीय राज्य में शामिल हो रहे हैं उनके बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। ठीक, अच्छा, क्या नागरिकता की स्थिति क्या होगी, यहाँ पे 3 क्लॉज आपको याद रखना। एक क्या है, कोई व्यक्ति अगर है तो यहीं पे जन्मा होना चाहिए भारत के परिप्रेक्ष्य में। ठीक, इसके अलावा अगर वो खुद नहीं जन्मा है तो उसका माता जन्मी होनी चाहिए, या फिर माता भी नहीं जन्मी है तो पिता जन्मे होने चाहिए, और पिता भी नहीं जन्मे तो कौन होगा, तो उसके बारे में यहाँ पे नहीं बताया गया था। ठीक, से कोई जन्म, ये क्लॉज किया गया। इसके अलावा अगला कौन सा क्लॉज किया गया था, एक किया गया था प्रारंभ से ठीक पहले अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे आकर रहने लगता है ना, उसके बारे में, प्रारंभ से ठीक पहले। ठीक बेटा, कम से कम कितना, 5 साल, कम से कम 5 वर्ष। ठीक, ये यहाँ पे
आपसे बात की गई। कैसे रहना चाहिए? मामूली तौर पे निवास करना चाहिए। मामूली तौर पर निवास करता हो। ठीक, ये 3 क्लॉज मुख्यतः बनाए गए आर्टिकल संख्या 5 में। ठीक, ये भी आपका क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। आगे देखिए, इसमें जो और आर्टिकल हैं जैसे 6 है वो भारत के बाहर है, पाकिस्तान के बारे में बताया गया है कि यहाँ से जाने वाले लोगों की नागरिकता क्या होगी। ठीक, तो उसी तरह से अन्य चीजें हैं वो जो हमें नहीं पढ़नी है, वो इतना इंपॉर्टेंट पूछा नहीं जाता है। हमारा जो अगला अनुच्छेद है, अनुच्छेद संख्या 10 है, नागरिकता के अधिकार का बना रहना। ठीक, ये चीज इंपॉर्टेंट है कि बना रहे। कब तक लिए बना रहेगा? जब तक के लिए संसद कोई विधि नहीं बनाती। ठीक, संसद द्वारा बनाई गई विधि के अधीन। इसमें बस यही याद रखना है, संसद द्वारा बनाई गई विधि के अधीन। ठीक, जो भी विधि बनाएगा उस विधि के अधीन जो है यहाँ पे ये लागू होगा। अगर विधि की बात करते हैं तो यहाँ पे आपकी एक बार विधि बनाई गई है। विधि का नाम क्या है? नागरिकता अधिनियम। ठीक, 1955। इसके बाद से भारतीय संविधान ने अभी नागरिकता के संबंध में संशोधन सिर्फ इसमें किए हैं, विधि कोई नहीं बनाई है। ठीक, ये हो गया। चलते हैं अगले अनुच्छेद पे, अनुच्छेद संख्या 11। ये भी नागरिकता से संबंध में, लेकिन ये क्या कह रहा है? कह रहा है संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना। ठीक, इसमें क्या है? इसमें एक चीज दी गई है, शक्ति। ठीक, शक्ति किसके पास है? किसके पास? क्या राज्यों के पास भी है? तो बेटा यहाँ पे एकदम स्पष्ट कर दिया गया है कि ये शक्ति किसके पास है? स्पष्ट है, सिर्फ संसद के पास। संसद केवल ओनली 1% इस जो है पूरे विश्व में, मतलब भारत में है, जो आपकी नागरिकता, भारत देश की नागरिकता को संशोधित कर सकता है, वो आपकी है संसद। ठीक, पार्लियामेंट। ठीक, इस चीज को यहाँ पे याद रखिएगा। संसद ने इस शक्ति का प्रयोग किया। ठीक, प्रयोग करके क्या किया? एक विधि बनाई है, प्रयोग करके। ठीक, नागरिकता अधिनियम 1955। ठीक, इसको यहाँ पे बनाया। क्लियर बेटा? ये चीज है, शक्ति है किसके पास है? संसद के पास है, और इसका प्रयोग करके उसने क्या बताया? नागरिकता अधिकार अधिनियम 1955 बना दिया। ये आपका यहाँ पे होगी। इसके बाद बेटा जो स्टार्ट होता है हमारा, ये थोड़ा सा खास है। क्यों? क्योंकि ये आपके मूल अधिकारों से संबंध में है। ठीक, भाग 3 है। भाग 3 अनुच्छेद संख्या, इसमें देखिए भाग 3 की अगर बात करते हैं, ये कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट होता है, तो ये आपके अनुच्छेद संख्या जो है 12 से लेकर आपके 35 तक जाता है। अनुच्छेद 12 से 35 तक। ये भाग 3 की हम बात करें, मूल अधिकारों की बात करें, इसमें हम लोग भाग जो अनुच्छेद 12 है इसके बारे में बात करें। इसमें क्या दिया गया? इसमें डिफिनेशन दी गई। आखिर ये डिफिनेशन, ये परिभाषा किसकी है? अगर बात करें कि किसकी परिभाषा दी गई, तो बेटा ये दी गई है राज्य की। आखिर राज्य क्या होगा? ठीक, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आदेश, बहुत ही आसान भाषा में बता रहे हैं, आदेश जारी करने की शक्ति होनी चाहिए। ठीक, और आदेश लागू करने की शक्ति होनी चाहिए। ठीक, ये जो भी संस्थान होंगे वो इसमें शामिल हो जाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पे बात करते हैं तो क्या होगा? पहली चीज तो आपकी यहाँ पे संसद हो जाएगी, केंद्र की जो विधि बनाती है। दूसरी क्या है? राज्य विधानमंडल हो जाएगी, विधान मंडल हो जाएगी। ठीक, इसके अलावा आपके अन्य प्राधिकारी भी शामिल हो जाएंगे, अन्य प्राधिकारी। ठीक, अन्य प्राधिकारी में कौन आता है? वही जो आदेश जारी कर सकते हैं, आदेश लागू कर सकते हैं। इसमें आप किसको रख सकते हैं? इसमें आप BSNL को रख सकते हैं। ठीक, आप जो है HAL को रख सकते हैं। ठीक, आप LIC को रख सकते हैं। इनके पास क्या है? इनके पास पावर है, ETC लगा सकते हैं। ये सब जो भी हैं
ये क्या कर सकती हैं, ये आपके पास चीजें लागू कर सकती हैं। इसी के साथ में एक चीज और याद रखिएगा, वो कौन है, आपके स्थानीय स्वशासन। स्थानीय सरकारें या फिर स्वशासन, स्वशासन में पंचायतें, ठीक, क्योंकि इनके पास भी पावर है। तो यहाँ पे इस चीज को याद आपको रखना है, ठीक, क्लियर हो गया। ये हमने 12 की बात कर ली। इसी के बाद आर्टिकल संख्या 13 पे चलते हैं। ये क्या कह रहा है, मौलिक अधिकारों का असंगत, ठीक, या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियों के बारे में। सिंपल सा एक लाइन से लिखा गया, क्या लिखा गया कि जो विधियां आपके मूल, जो आपका संविधान है उसमें जो आपका मूल अधिकार है, उन अधिकारों से अगर असंगत हो जाती हैं, अल्पीकरण हो जाती हैं, तब क्या स्थिति होगी, ठीक। तो ये ऐसी सभी विधियां कैसी हो जाएंगी, तो ये विधियां, ये विधि, ठीक, इस क्लॉज के हिसाब से क्या हो जाएंगी, शून्य हो जाएंगी, शून्य होंगी, ठीक। और कहां तक शून्य होंगी, जहां तक मूल अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं, जहां तक मूल अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, ठीक। मूल अधिकारों का जहां तक उल्लंघन हो रहा है वहां तक का ये आपके हो जाएंगे, ठीक। इसके अलावा क्या है, अच्छा ये कार्य करेगा कौन, अगर बात करते हैं ये कार्य जो है, इतना महत्वपूर्ण कार्य, ये करता कौन है, ये करता है आपका सुप्रीम कोर्ट, ठीक। और सुप्रीम कोर्ट किस पावर के अंतर्गत करता है, ये करता है न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा, ठीक, न्यायिक समीक्षा के तहत। अच्छा, न्यायिक समीक्षा अगर बात करते हैं तो इसकी उत्पत्ति कहां से होती है, उत्पत्ति तो आपको यूएसए याद रखना, ठीक, यूएसए में भी है, भारत में भी है, ठीक। तो इस चीज को देखिए, न्यायिक समीक्षा है क्या, जो भी ये विधियां, इन विधियों को कोर्ट तय करता है कि ये विधियां सही बनी है या फिर गलत बनी है। तो ये आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो गया, क्लियर बेटा। चलते हैं हम आगे जो आपका स्टार्ट हो जाता है, ये स्टार्ट हो जाता है समता के अधिकार, ठीक। अब अधिकार जो हैं आपके, दो अधिकार तो फॉर्मेशन के लिए हो गए, जरूरी थे, उनको हमने देख लिया। अब आपके जो अधिकार आपको दिए गए हैं उनकी बात कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों का पहला है समता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी। ये किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद है, 14 से लेके 18 तक का वर्णन किया गया है। बेटा ये बहुत बार बता चुके हैं, अब तक तो आपको रट जाना चाहिए कि समता का अधिकार कहाँ है, 14 से 18 तक का है, जिसके अंतर्गत हम लोग पहले पे चलते हैं और पहले की बात करते हैं। अनुच्छेद संख्या 14 ये क्या कह रहा है, विधि के समक्ष समानता, ठीक। अब इसमें क्या है, ये विधि के समक्ष समानता की बात कर रहा है, मतलब आपको इतना याद रखना है कि विधि के समक्ष कौन व्यक्ति समान है, कौन सा नहीं। तो पहला क्लॉज इसमें याद रखिएगा, ये भारतीय व विदेशी दोनों को प्राप्त है, दोनों को प्राप्त, मतलब यहाँ पे आप ये विभेद नहीं कर सकते हैं कि वो विदेशी है तो उसको क्या है, हमारे यहाँ विधि के समक्ष विभेद कर दिया जाएगा, ठीक। यहाँ पे दोनों, अच्छा यहाँ पे दो क्लॉज आते हैं, एक आता है विधि के समक्ष समता, दूसरा आता है विधियों के समान संरक्षण। कितने लोगों को पता है, जल्दी से कमेंट करिए। हाँ जी, आपके कमेंट आ गए। हमने क्या कहा, हमने कहा विधि के समक्ष समता में दो बातें आ जाती हैं, ठीक। दो बातें कौन सी आती हैं, एक आती है आपकी विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता, ठीक। मतलब इसका अर्थ ये हुआ कि जो विधि हैं, जो मौजूद विधि हैं, उसके जो सामने सभी व्यक्ति क्या होंगे, समान होंगे। ये कहां से लिया गया, तो ये लिया गया बेटा ब्रिटिश मूल से लिया गया है, ब्रिटिश मूल से लिया गया है। और दूसरा क्या है, दूसरे की जो बात हम कर रहे थे, इसको क्या कहते हैं, इसको विधियों के समान संरक्षण से कहते हैं, विधियों के समान संरक्षण, ठीक बेटा, ये याद रखिएगा। अच्छा ये कहां से लिया गया,
अगर पूछ ले कि ये कहाँ से लिया हमने, तो ये बेटा हमने लिया है अमेरिका से। अच्छा, इसमें अंतर क्या है? इसमें अंतर ये है, कभी कभी हमें जरूरत पड़ती है कि कुछ व्यक्तियों को प्रोटोकॉल के तहत छूट दी जाए, ठीक जैसे कि आपके नेता मंत्री वगैरह हैं, तो विधियों के समान संरक्षण की बात यही आ जाती है कि अगर हमें संरक्षण दिया जाता है तो एक तरह के वर्ग के लोगों को दिया जाएगा। ठीक, अगर मंत्री हैं तो सभी मंत्रियों को मिलेगा, अगर दिव्यांग व्यक्ति हैं तो सभी दिव्यांगों को मिलेगा। वहीं विधि के समक्ष समता, तो विधि के समक्ष सभी लोग समान हो जाएंगे। ठीक, ये चीज यहाँ पे आपको क्या रखनी है, याद यहाँ पे रखनी है। चलिए, ये तो इतना हो गया। चलते हैं हम अगले उस पे आर्टिकल पे। हमारा अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद संख्या 15। क्या कह रहा है? देखिए, यहाँ पे आपको जो चीजें याद रखनी है, ये आपको याद रखना है कि ये देखिए, ये क्या है, पहला नंबर धर्म। ठीक, दूसरा क्या है? दूसरा है आपका मूल वंश। तीसरा क्या है आपका? तीसरा है जाति। ठीक, और चौथा क्या है आपका? चौथा है लिंग। और पांचवा क्या है आपका? पांचवा है आपका जन्म स्थान। तो टोटल यहाँ पे 5 आधार दिए गए हैं और ये कहा गया है कि इन आधारों पे विभेद का निषेध, मतलब किसी तरह का जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वो नहीं किया जाता है, उसे प्रोहिबिशन किया जाता है, यहाँ पे रोक दिया जाएगा। ठीक, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। और कहाँ पे? ऑन ग्राउंड। ठीक, मतलब जमीनी स्तर पे। लेकिन फिलहाल जमीनी स्तर पे लागू है कि नहीं, ये तो अलग बात है। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, अगर चाहे धर्म आपका जो, चाहे हिंदू आप हो चाहे मुस्लिम हो, आपके साथ विभेद नहीं किया जाएगा। मूल वंश है जो, कोई विभेद नहीं किया जाएगा। आपकी जाति क्या है, उससे भी विभेद नहीं किया जाएगा। लिंग क्या है, उस पर भी विभेद नहीं किया जाएगा। ठीक, अच्छा, यहाँ पे इतनी सारी चीजें तो हो गई। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ विशेष व्यवस्था भी दी गई है। यहीं से आरक्षण की बात शुरू होती है। ठीक बेटा, विशेष व्यवस्था। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और, यहाँ पे निवास का उल्लेख नहीं, तो निवास के आधार पे भेदभाव कर दिया जाता है। ठीक, यहाँ पे विशेष व्यवस्था क्या है? जो राज्य है, राज्य क्या करेगा? बच्चे, ठीक, महिला, ये सामाजिक व शैक्षणिक पिछड़े, शैक्षणिक रूप से पिछड़े, ठीक, या अन्य वर्ग, अन्य वर्ग, ठीक, को क्या कर सकता है? को आरक्षण दे सकता है। हमने यहाँ पे अभी पढ़ा कि लिंग के आधार पे हम भेदभाव नहीं करेंगे, लेकिन वहीं पे हम ये भी पढ़ने लगे कि विशेष व्यवस्था कर दी गई कि सरकार महिलाओं को क्या करेगी, कुछ स्पेशल प्रोविजंस दिए जा सकते हैं। ठीक, आरक्षण दिया जा सकता है। इसी के अंतर्गत आरक्षण पूरी व्यवस्था, जब हम मूल अधिकार पढ़ेंगे तो वहां पे आरक्षण को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लेंगे। चलते हैं अगले अनुच्छेद पे। अनुच्छेद संख्या 16 कह रहा है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। यहाँ पे जो लोक नियोजन है, ये क्या होती है? ये सिंपल से जो अपॉर्चुनिटी होती है, क्या होती है? ये राज्य के अधीन होनी चाहिए, मतलब चाहे भारत सरकार हो चाहे जैसी हो, प्राइवेट की यहाँ पे कोई बात नहीं की गई। राज्य के अधीन किसी पद पर, ठीक, ये चीज यहाँ पे है। अच्छा, राज्य के अधीन किसी पद की बात कर रहा है तो सभी नागरिकों के लिए समान अवसर, यहाँ पे यही चीज है, चाहे जो व्यक्ति हो, सभी के लिए, सभी नागरिकों को समान अवसर। ठीक, ये चीज यहाँ पे आपके लिए खास हो जाती है। इस चीज को यहाँ पे देखिए, 16 क्या कहता है? लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, सभी नागरिकों को समान अवसर दिया जाएगा जो भी राज्य के अधीन पद आएंगे। 17 की बात करते हैं, ये क्या कहता है? ये अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। ठीक, इसे सामान्य भाषा में अगर कहते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है छुआछूत। ठीक, जो छुआछूत है, टचबिलिटी, जैसे यहाँ मत बैठना, वहां मत बैठना, उसे, ठीक, छुआछूत या इसके किसी भी रूप को, ऐसा नहीं कि किसी एक और दूसरे रूप को यहाँ पे मानेगा। ठीक, किसी भी रूप को, रूप के आचरण का निषिद्ध। आचरण का मतलब होता है प्रैक्टिस करना या फिर उसे अपनाना। ठीक, आचरण निषिद्ध।
अगर ऐसा करते आप पाए गए तो आपके लिए दंडनीय कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, यहाँ पे और है कि इसके लिए एक कानून बनाया गया जो अस्पृश्यता के लिए है, उसके अधिकारों का जो मतलब है, अस्पृश्यता के अंतर्गत जो अधिकार संरक्षण अधिनियम बनाया गया, इसमें क्या किया गया, इसके तहत सजा पाने पर आप चुनाव नहीं लड़ सकता, चुनाव नहीं लड़ सकते। ये सबसे खास चीज की गई। ठीक बेटा, इस चीज को यहाँ पे क्या रखना है आपको, इस चीज को यहाँ पे याद रखना है अच्छे से। क्लियर बेटा, यहाँ तक हो गया। हम चलते हैं अगले पे। अगला हमारा क्या है, 18 नंबर है, उपाधियों का अंत। मतलब यहाँ पे राजा हो गई, महाराजा हो गया, ठीक, राजकुमार हो गया, रानी हो गई, ठीक, सब की उपाधियों का अंत कर दिया गया, सिवाय किसके, एक सेना के, ठीक, और विद्या, इसे क्या एजुकेशन कहते हैं, विद्या के अतिरिक्त सभी पर रोक, सभी पर रोक। अगर कोई विदेशी व्यक्ति है वो भारत में काम कर रहा है, उसे विदेश से कोई उपाधि दी जा रही है, तो भी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति अनिवार्य हो जाती है। बिना राष्ट्रपति की अनुमति लिए कोई भी नागरिक कभी भी जो है कोई उपाधि धारण नहीं कर सकता। ये चीज यहाँ पे खास है आपके लिए। ठीक बेटा, ये यहाँ पे हो गए। थोड़ा सा आगे हम बढ़ेंगे। आगे आपका आ जाता है स्वतंत्रता के अधिकार। ठीक, अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक का है, 19 से लेके 22 तक का वर्णित किए गए हैं, सभी अनुच्छेदों को दिया गया है। ठीक, ये सारे हम पढ़ेंगे। इसमें क्या कहता है, 19 क्या कहता है, यहाँ कहता है वाक स्वतंत्रता आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण। ठीक, जो आपको वाक स्वतंत्रता है, मतलब बोलने की स्वतंत्रता है, उसके अंतर्गत कुछ आदि विषय लिखे गए हैं। आदि विषय के कुछ अधिकारों के बारे में संरक्षण देने की बात की गई। कौन कौन से, यहाँ पे आपको लिखना है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक, सम्मेलन, देखिए यहाँ पे क्या है, शांतिपूर्वक एवं निरायुध। ठीक, ये आपको अच्छे से याद रखना है। इसके अलावा संघ या संगम या सहकारी समिति बनाने का अधिकार। अच्छा, यहाँ पे एक चीज है, जो ये सहकारी समिति है, ये बेटा अगर आपसे कभी पूछ ले तो ये 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के माध्यम से सन 2011 में क्या किया गया था, लाया गया था। इसके पहले ये आपका सहकारी समिति था, सिर्फ इतना। ठीक, बनाने की क्या दी गई, छूट दी गई। इसके अलावा संचरण सर्वत्र आबाद रूप में ऐसे क्षेत्रों को छोड़ दिया जाए जहाँ पे मतलब जो है जाना जो है अनुबंधित है, प्रतिबंधित है। ठीक, जैसे कि हो गए आपके नक्सली एरिया या फिर कोई और ऐसा एरिया जहाँ पे जाकर आपकी जान को खतरा, वहां पे आपको जाने से रोका जा सकता है। इसके अलावा आपका निवास हो गया। ठीक, इसके अलावा वृत्ति, उपजीविका, व्यापार एवं कारोबार करने का अधिकार। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और है, जैसे व्यापार और कारोबार का दिया गया है, तो यहाँ पे आपको एक चीज याद रखना है, जो वैश्यावृत्ति होती है, वैश्यावृत्ति, ठीक, मानव तस्करी, मानव तस्करी, ठीक, ये सब नहीं कर सकते हैं और ये कोई व्यापार नहीं कर सकते। इन पे पूरी तरह से रोक लगी हुई है। ठीक, इन पे रोक लगी हुई है, ये आप यहाँ पे याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ पे एक और अधिकार था, वो क्या था, संपत्ति रखने का अधिकार, संपत्ति रखने का अधिकार, रखने का अधिकार इसी में था आपका। ये कहाँ चला गया, इसको आपका 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 से क्या कर दिया गया, आपका जो है आर्टिकल संख्या 300 का में शामिल कर दिया गया। ये यहाँ पे इतना आपका चेंजेज किया गया है और इतनी सारी चीजें आपको याद रखें। तो 19 अगर कोई पूछे क्या क्या है, तो इसमें बेटा वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता शामिल है, सम्मेलन शांतिपूर्वक अगर है तब, निरायुध है तब, ठीक, बनाने का अधिकार दिया गया, संघ एवं संगम बनाने का अधिकार दिया, सहकारी समिति बना सकते हैं। सहकारी समिति आप 97 संविधान संशोधन 2011 के माध्यम से बना सकते हैं। संचरण
कहीं भी कर सकते हैं, निवास कर सकते हैं, रह सकते हैं, वृत्ति आजीविका जो है व्यापार कारोबार अपना सकते हैं, लेकिन उसके लिए आप वेश्यावृत्ति या मानव तस्करी जैसे व्यापार को नहीं अपना सकते हैं। संपत्ति रखने का अधिकार जो था यहाँ पे 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से आर्टिकल संख्या 300 का में पहुंचा दिया गया। इस चीज को यहाँ पे याद आप रखिएगा। आगे चलते हैं, अगला आपका है अनुच्छेद संख्या 20। ये क्या कह रहा है? अपराध के लिए दोष सिद्ध। ठीक, यहाँ पे दोष सिद्ध के बारे में कह रहा है कि आप अपने आप को दोष सिद्ध साबित कर सकते हैं, उसके बारे में आपको चीजें दी। ठीक, तो मुख्यतः क्या है यहाँ पे देखिए, आपके लिए 3 क्लॉज दिए गए। 3 क्लॉज बहुत ही महत्वपूर्ण। पहला क्या है? दोहरी क्षति से सुरक्षा, दोहरी क्षति से ठीक सुरक्षा। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है 2 बार दंडनीय, 2 बार दंड नहीं। ठीक, कैसे? एक ही अपराध के लिए, एक ही अपराध हेतु, अपराध हेतु। ठीक, एक ही अपराध के लिए 2 बार दंड आप नहीं दे सकते। ठीक, ये चीज यहाँ पे हो जाती है। इसके अलावा क्या है? स्व अभिशंसन नहीं है। यही अभी प्रश्न पूछा गया था कि ये स्व अभिशंसन क्या है, बताइए बेटा, आप कमेंट करिए तब तक। स्व अभिशंसन, अभिशंसन नहीं। ठीक, इसका अर्थ क्या होता है? स्वयं के विरुद्ध गवाही नहीं दे सकते, स्वयं के विरुद्ध गवाही हेतु बाध्य नहीं किया जा सकता। आप दे सकते हैं, आप इच्छुक हैं तो दे सकते हैं, लेकिन आपको बाध्य नहीं किया जा सकता, बाध्य नहीं किया जा सकता, किया जा सकता है। ठीक, इस चीज को यहाँ पे क्या रखना है? आपको याद रखना है। इसके बाद हम और एक इसमें जो हमने क्लॉज बताया तीसरा नंबर, और तीसरे नंबर की भी बात कर रहे हैं। इसमें क्या कहता है? इसमें कहता है पूर्व पद प्रभाव नहीं, पूर्व पद प्रभाव नहीं। ठीक, इसका अर्थ क्या हुआ कि विधि जो है पहले से लागू नहीं की जा सकती, विधि पहले से लागू नहीं की जा सकती, नहीं की जा सकती। जैसे एग्जाम्पल क्या होगा इसका? इसका मतलब ये होता है बेटा कि आपका जैसे कि कोई चीज है, कोई चोरी है, जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा कि आपने एक पेन क्या किया? पेन को चोरी कर लिया। ठीक, इसको क्या हुआ? चोरी हुई, चोरी हुई। और ये चोरी कब होती है? चोरी आपकी हो जाती है 1 जून को, 1 जून 2026 को। ठीक बेटा, लेकिन यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे चोरी के लिए कोई भी दंड नहीं था, इस समय कोई विधि नहीं थी, दंड देने की कोई विधि नहीं थी। अब क्या होगा? अब एक कानून बनाया जाएगा। कानून कब बनता है? कानून आपका बन जाता है मान लीजिए 15 जून को, 15 जून 26 को कानून बन गया। तो क्या इस व्यक्ति को, जो यहाँ पे एक्स व्यक्ति है, इस व्यक्ति ने जो चोरी की है, क्या इसे सजा दी जाएगी? तो बेटा ये इससे बाहर हो जाएगा, सजा नहीं दी जा सकती, सजा नहीं दी जाएगी, नहीं दी जाएगी। ठीक बेटा, इसमें सजा नहीं दी जाएगी, ये चीज यहाँ पे आपके लिए हो जाता है। बताइए यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक का किसी को कोई समस्या? अगर कोई समस्या नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगले आपके आर्टिकल की बात करते हैं, आर्टिकल संख्या 21। अब आर्टिकल संख्या 21 आपका क्या कहता है? बेटा देखिए, आर्टिकल संख्या जो 21 है ये थोड़ा सा बड़ा और कहीं ना कहीं आपको राहत देने वाला आर्टिकल है। राहत देने के लिए इस कहते हैं क्योंकि ये एक जीवित आर्टिकल माना जा सकता है। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सबसे ज्यादा जो संशोधित करके चीजें डाल रही है वो इसी के अंतर्गत डालती है। ठीक, तो इसलिए यहाँ पे खास हो जाता है। इसमें क्या है? यह प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संरक्षण। ठीक, इसमें क्या है? इसमें अगर किसी को प्राण एवं उसकी दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जाएगा तो कैसे वंचित किया जा सकता है? सिर्फ और सिर्फ जो है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही। ठीक, अगर लाइफ से वंचित किया जाएगा तो कैसे किया जाएगा? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से, विधि द्वारा
स्थापित, ठीक, प्रक्रिया से वंचित। जैसे किसी को फांसी की सजा दी गई तभी उसको जो है प्राण चले जाएंगे, लेकिन फांसी की सजा ऐसे थोड़ी ना दी जाएगी कि हमने हमारा मूड हुआ आज हम चलें कल उस व्यक्ति को फांसी दे दें। उसके लिए तो भैया स्पेशल विध है, कुछ ने कोई उसने क्राइम किया हो, कुछ कांड किया हो, तभी तो उसको हम उस चीज के लिए सजा दे पाएंगे। ये चीज यहाँ पे आपके लिए हो जाती है, ठीक, ये चीज हो गई। अच्छा यहाँ पे क्या है, एक चीज और है यहाँ पे, वो क्या है बेटा, वो ये है कि इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, ठीक, समय समय पर अधिकार शामिल किए, अधिकार शामिल, ठीक। और अगर बात करते हैं वर्तमान में कितने, पूरी लिस्ट तो हम जब मूल अधिकार पढ़ेंगे तब पढ़ लेंगे। वर्तमान में 41 अधिकार शामिल इसमें, ठीक, कितने 41 आर्टिकल हैं, मतलब आर्टिकल नहीं, वो जो है अधिकार है। इन सभी अधिकारों को हम पढ़ेंगे, ठीक है, जब हम मूल अधिकार पढ़ेंगे। चलते हैं अगले पे। अगला हमारा है 21 का ए, ये एक संविधान संशोधन के माध्यम से शामिल किया गया था। ये है क्या, आखिर ये प्राथमिक शिक्षा से संबंधित आपका अधिकार है, राइट टू एजुकेशन से संबंधित, ठीक। अच्छा बात करते हैं तो राइट टू एजुकेशन आखिर किसको मिलनी चाहिए, तो ये बच्चों को मिलनी चाहिए। और कौन से बच्चे मिलनी चाहिए, बच्चों को, ठीक। और बच्चे कौन से होने चाहिए, तो यहाँ पे 6 से 14 वर्ष, इन बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए, ठीक। इसके लिए क्या किया गया, इसे शामिल करने के लिए, अगर यहाँ पे हम बोल रहे हैं शामिल करने के लिए, तो इसके लिए आपका 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट उन कब किया गया, ये जो है ये 2002 में बेटा किया, ठीक, 2002 में ये संशोधन किया गया। क्लियर, यहाँ पे इतना, ठीक। अब क्या कर दिया गया, ये कर दिया गया मूल अधिकार में शामिल कर दिया गया कि ये बच्चा है 6 से 14 वर्ष है, तो सरकार को ये व्यवस्था देनी पड़ेगी कि उसे शिक्षा मिल सके। लेकिन उत्तर प्रदेश का हाल तो ये है कि यहाँ पे तो कॉलेज स्कूल सब बंद कर किए जा रहे हैं, तो कॉलेज स्कूल जब बंद होंगे तो क्या ही किया जा सकता है ना, कैसे शिक्षा दी जाएगी, ये यहाँ पे आपका चीजें हो गई। अच्छा ये आपका अनुपालन करने के लिए क्या किया गया, इस जो आपका आर्टिकल है इसके अनुपालन के लिए क्या किया गया, अनुपालन में, ठीक, अनुपालन में एक आपको यहाँ राइट टू एजुकेशन एक्ट बनाया गया, ठीक, राइट टू एजुकेशन एक्ट, जिसे क्या कहा गया, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, निःशुल्क, ठीक, मतलब एकदम फ्री में, निःशुल्क एवं अनिवार्य, ठीक, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, ठीक। और ये कब बना बेटा, ये बना आपका 2009 में जाके, 2002 में इसे जो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया, इसके बाद शामिल कर लिया गया। इसके बाद सरकार को 7 साल लग गए ये शिक्षा को प्रदान करने में, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है ना बेटा। अब चलते हैं अगले हम अपने अनुच्छेद पे। अगला अनुच्छेद है हमारा कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध में संरक्षण, ठीक। अच्छा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे गिरफ्तारी के बारे में बात कर रहा है कि गिरफ्तारी अगर हो जाए तो कैसे आप उससे सुरक्षित रह सकते हैं, और ये निरोध में संरक्षण क्या, ठीक, ये डिटेशन है, ठीक। अब डिटेशन क्या होता है, ये ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि आपको सिर्फ ये शक के ऊपर है, शक के आधार, ठीक। और वहीं पे अगर गिरफ्तारी की बात करते हैं तो गिरफ्तारी किस में होती है, जहां पर अपराध सिद्ध हो चुका हो। यहाँ पे क्या है, अपराध सिद्ध हो चुका हो, ये है आपका गिरफ्तारी, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पर भी आपके दो हैं, ठीक, दो चीजें हैं, वही हमने आपको बताया। एक आपको कहा जाता है दंड विषयक, ये दंड विषयक क्या है, इसमें दंड दिया जाता है, दंड के अधीन अपराध सिद्ध होने पर,
अपराध सिद्ध होने पर। ठीक, ये चीज यहाँ पे की गई। अच्छा है, दूसरा क्या है, अगर हम कहें दूसरा तो ये निवारक है, निवारक हिरासत, हिरासत। ये निवारक हिरासत में बेटा क्या किया जाएगा, इसमें जो हमने यहाँ पे बताया ना, यही है शक के आधार पर, शक के आधार पर। और एक चीज और, इसमें अपराध अभी हुआ ही नहीं, अपराध हुआ नहीं है। ठीक, और गिरफ्तार भी क्यों किया गया, अगर अपराध हुआ नहीं तो गिरफ्तार क्यों किया गया, अपराध आप ना करें इसलिए, अपराध होने से रोकने हेतु, होने से रोकने हेतु। ठीक, ये चीज यहाँ पे है, मतलब कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध के बारे में है, लेकिन ये क्या है, शक के आधार पे भी। और दंड विषय में तो आपने भैया अपराध किया, अपराध सिद्ध हो गया तो आपको सजा सुनाएगी, तो सजा के दौरान आपको यहाँ पे क्या किया जाएगा, आपको सजा मिलेगी। लेकिन वहीं पे जो आपका निवारक हिरासत है, इसमें क्या है, इसमें सिर्फ शक के आधार पे आपको जो है गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये चीज यहाँ पे आपके लिए आ जाती है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, आगे आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार आते हैं। ठीक, ये किसमें है, ये आपके आर्टिकल संख्या 23 और 24 में है। इसमें देखिए आर्टिकल संख्या जो 23 कहता है, ये कहता है मानव दुर्व्यापार, ठीक, एवं बलात्कार, दो चीजें यहाँ पे है। अच्छा, मानव दुर्व्यापार आखिर क्या है, ठीक, इसको कहते हैं जब हम वस्तु के समान खरीद बिक्री करते हैं, वस्तु के समान खरीद बिक्री, खरीद बिक्री। ठीक, मतलब सिंपल सा है, अभी आपने क्या किया, एक इंसान को वस्तु के समान, आपको उसकी हड्डी चाहिए, आपको उसकी आंख चाहिए, आपको उसकी किडनी चाहिए, आपको उसका हार्ट चाहिए, इस आधार पर। ठीक, या फिर लड़कियों की जब ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है तो उसमें आपको पूरी जो है लड़की का खरीद बिक्री की जाती है, तो उन सभी चीजों को जो वस्तु के समान खरीद बिक्री होती है। ठीक, इसमें देखिए यहाँ पे अगर वस्तु के समान खरीद बिक्री पे बात करेंगे तो इसमें आपके पुरुष भी शामिल होते हैं, ऐसा नहीं है, पुरुष भी शामिल हो जाएंगे, महिला भी शामिल हो जाएंगे, सिर्फ महिलाओं को मत शामिल करिएगा। ठीक, बच्चे भी शामिल हो जाएंगे, ये सभी इसमें शामिल होते हैं। ठीक बेटा, इस चीज को यहाँ पे याद रखिएगा। अच्छा, बलात्कार श्रम क्या है, इसको कहा जाता है बलपूर्वक श्रम करवाना, बलपूर्वक श्रम करवाना। ठीक, ये हो गया। इसके अलावा क्या है, श्रम का जो है पारिश्रमिक ना दिया जाना, पारिश्रमिक नहीं देना। अगर उसे पारिश्रमिक दिया गया है, भले वो 2 रुपया दिया गया हो, ठीक, अगर पारिश्रमिक मिलता है तो वो बलात्कार श्रम नहीं होगा। लेकिन अगर उसे पारिश्रमिक नहीं दिया जाता, उसके काम करने का जो है भुगतान नहीं किया जाता है, तो आपका बलात्कार श्रम है बलपूर्वक श्रम करवाना या बलपूर्वक कार्य करवाना, ये चीज है। अगले चलते हैं, अगला क्या कहता है, अगला आपका आर्टिकल संख्या 24, ये कहता है कारखाने आदि में बालकों के नियोजन का निषेध। ठीक, किसका निषेध, बालकों के नियोजन का निषेध। अब हम बच्चों को जो है कारखानों में नहीं लगा सकते, कैसे कारखानों में, जो आपके जो है खतरनाक उद्योग है, खतरनाक उद्योग में। ठीक, खतरनाक उद्योग में यहाँ पे क्या है, इसमें एग्जांपल ले सकते हैं, फैक्ट्री हो गई, खान हो गई, या परिसंकटमय निषेध। ठीक, इसमें कार्य करने से निषेध किया गया है, रोका गया है। अच्छा, किन के लिए, खतरनाक उद्योगों में किन बच्चों के लिए, तो यहाँ पे 14 वर्ष से कम उम्र के, 14 वर्ष से कम उम्र के। ठीक, जो भी 14 वर्ष से कम उम्र के हैं उन सभी के लिए ये चीज लागू होती है। अच्छा बेटा, एक चीज यहाँ पे और है, ये जैसे हमने कहा कि खतरनाक उद्योगों में, तो क्या जो होटल स्पा वगैरह है इसमें हम नियोजित उन्हें कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे बेटा एक चीज नोट करके लिख दीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से,
सुप्रीम कोर्ट के आदेश। ठीक, और ये आदेश कब आता है? ये बेटा आता है 2006 में। इसमें क्या है? होटल, स्पा, घर, ठीक, चाहे जहां हो, ठीक, हर जगह पे बच्चों के नियोजन पे रोक लगा दी। ठीक, चाय की दुकान, चाय की टपरी जिसे बोलते हैं ना, टपरी, सभी जगह पे रोक, सभी जगह रोक। ठीक, सभी जगह रोक दिया गया। फिलहाल एक फैसला तो ये भी आया था कि जो उनके एजुकेशन के टाइम का पीरियड होता है, जैसे कि 8 बजे वो कॉलेज जाते हैं, इसके अलावा वो दोपहर 2 बजे आते हैं, तो इस टाइम पे वो फिल्म की शूटिंग वगैरह ये भी चीजें नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो इस चीज को यहाँ पे क्या रखना है आपको? यहाँ पे याद रखना है। ये सारी चीजें हो गई। इसके बाद बेटा हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। हम किसकी बात करते हैं? हम कहते हैं धर्म की स्वतंत्रता, राइट टू फ्रीडम ऑफ द रिलीजन की बात करते हैं। इसमें आपके आर्टिकल संख्या 25 से स्टार्ट होता है और 28 तक का जाता है। भारत फिलहाल धर्मनिरपेक्ष राज्य, मतलब भारत किसी भी जो धर्म है उसको प्रायोरिटी नहीं देता है, वरीयता नहीं देता है। यहाँ पे उस सभी धर्मों को समान नजर से देखता है। ठीक, यहाँ पे क्या है? आर्टिकल संख्या 25 क्या कहता है? यहाँ पे कह रहा है अंतःकरण की, ठीक, यहाँ पे देखिए अंतःकरण की और क्या है? धर्म की अबाध रूप से मानने। ठीक, अंतःकरण क्या होता है? मतलब मन से, यहाँ पे चाहे नोट कर लीजिएगा, मन से, बिना दबाव के, बिना दबाव के, किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं होना चाहिए। ठीक, मन से, बिना दबाव के। इसके अलावा धर्म की अबाध रूप से मानने की, ठीक, और इसके अलावा आचरण करने की, मतलब यहाँ मानना क्या है? वो मन से किसी धर्म को मान रहा है। ठीक, इसके अलावा आचरण करना मतलब उसकी प्रैक्टिस करना। ठीक, उसके जो चीजें हैं उन चीजों को अपनाना, जैसे कि हिंदू धर्म में तिलक लगाना हो गया, मुस्लिम धर्म में टोपी पहनना हो गया, सिख धर्म में आपका जो है कृपाण धारण करना हो गया। ये सारी चीजें हैं, अगर ये कोई कर रहा है तो उस पर हम किसी भी तरह का प्रतिबंध नहीं लगा सकते। इसके अलावा प्रचार करना, वो चाहे तो अपने धर्म का प्रचार कर सकता है, लेकिन एक चीज और है बेटा, ठीक, प्रचार कर सकता है, लेकिन यहाँ पे एक चीज नहीं कर सकता है, अनावश्यक दबाव बना के धर्मांतरण नहीं करा सकता। क्या नहीं कर सकता? धर्मांतरण नहीं करा सकता, धर्म परिवर्तन नहीं करा सकता, परिवर्तन नहीं करा सकता। ठीक, अच्छा एक चीज और, ये सारी चीजें, अच्छा ये जो अधिकार है आर्टिकल संख्या 5, ये कैसे दिया गया? ये व्यक्तिगत लोगों को दिया गया, व्यक्तिगत स्तर पर प्राप्त। ये सामूहिक रूप से संस्थाओं को नहीं मिला है, ये व्यक्तिगत रूप से व्यक्ति को मिला है। फलाने व्यक्ति को मिल गया, एक्स वाई जेड, मतलब जो व्यक्ति है ना, व्यक्ति टू व्यक्ति मिला हुआ है। ठीक, क्लियर हो गया यहाँ पे। हम चलते हैं अगले पे। अगला आपका हो जाता है आर्टिकल संख्या 26। क्या कहता है? धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। ठीक, अब यहाँ पे क्या है? जो आपने पीछे धर्म को अपनाया, ये धर्म को मान रहे हैं या आचरण कर रहे हैं या प्रचार कर रहे हैं, इनके सभी कार्यों के प्रबंध की बात कर रहा है, मैनेज करने की बात कर रहा है। ठीक, अगर कोई कार्य है, मान लीजिए जैसे एग्जांपल लेते हैं, भंडारा हो रहा है। ठीक, क्या हो रहा है? भंडारा। तो भंडारा के लिए जो व्यवस्था करनी है, व्यवस्था वो की जा सकती है। ठीक, बस उसकी क्या सूचना दी जानी चाहिए, बाकी चीजें की जा सकती है। ठीक, अच्छा ये क्या है? ये कैसे? ये आपका सामुदायिक रूप से या सार्वजनिक रूप से मिलती है, सार्वजनिक स्तर पर प्राप्त। ठीक, यहाँ पे व्यक्ति को नहीं, यहाँ पे अब क्या है? अब यहाँ पे काफी सारे लोगों को एक साथ हो जाता है, तो इसलिए ये आपका सार्वजनिक स्तर पे हो जाएगा। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। ठीक बेटा, ये हो गया आपका। आगे बढ़ते हैं, आगे एक आर्टिकल और देखते हैं। ये आपका अनुच्छेद संख्या 27 होता है। इसमें क्या कह रहा है? किसी धर्म विशेष की अभिवृद्धि। देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे? कह रहा है धर्म विशेष की अभिवृद्धि। अभिवृद्धि क्या है? बढ़ाने के लिए। इसको क्या कहेंगे? इसको बढ़ाना कहेंगे, बढ़ाने के लिए। ठीक, करों के संदाय। संदाय क्या होता है? वसूल करना। क्या हो गया? वसूल करना। थोड़ा सा जो इसमें शब्दों का प्रयोग किया गया, ये क्लिष्ट भाषा का प्रयोग किया गया। संदाय के बारे में स्वतंत्रता। ठीक, वसूल करना या फिर देना। ठीक,
अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये सिंपल सा कह रहा है कि अगर धर्म को बढ़ाया जा रहा है, ठीक, धर्म के लिए आपसे टैक्स नहीं लिया जा सकता, धर्म के लिए टैक्स नहीं ले सकते, ठीक। लेकिन यहाँ पे क्या है, धार्मिक स्थान पे आपसे शुल्क लिया जा सकता है, धार्मिक स्थान पर शुल्क, ठीक, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम फीस के रूप में जानते हैं, फीस ले सकते हैं। अब ये आखिर फीस है क्या? अगर आपने पार्किंग किया, ठीक, तो ये पार्किंग के रूप में हो सकता है, ठीक, साफ सफाई के नाम पे हो सकता है, साफ सफाई के नाम पे हो सकता है, जूता रखने के लिए हो सकता है, जूता रखने के लिए, या कोई भी ऐसे कार्य हैं उनके लिए लिया जा सकता है जो व्यवस्था आपको मिली। ये फीस भी क्यों ली जाती है? क्योंकि इसके एवज में आपको सुविधा दी जाती है, ठीक, किस लिए? सुविधा दिए जाने के लिए, सुविधा दिए जाने के लिए। अगर आप सुविधा ना लें तो क्या है, तब वहां पे आपसे ये शुल्क भी नहीं लिया जाएगा, ठीक, तब शुल्क नहीं लिया जाएगा। ये चीज यहाँ पे आपसे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्लियर बेटा? यहाँ पे इतना क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। अगला कह रहा है आपका आर्टिकल संख्या 28, निश्चित शैक्षणिक संस्थान में धार्मिक निर्देशों अथवा पूजा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। अब देखिए ये भी खास, यहाँ पे कह रहा है कि अगर कहीं पर धार्मिक पूजा हो रही किसी स्कूल या किसी शैक्षणिक संस्थान में, तो वहां पे आप उपस्थित हों, ये बाध्यता नहीं, ठीक। धार्मिक पूजा, बाकी चीजें सारी चीजें हैं, अगर कोई आपका वहां का प्रोग्राम है उसमें शामिल होना पड़ेगा, लेकिन धार्मिक पूजा है तो पूजा में आप वहां से हट सकते हैं। अच्छा, ये किस तरह की बात कर रहा है? देखिए, अगर इन संस्थानों की बात करते हैं, इन संस्थानों की बात यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक, तो यहाँ पे क्या है, ये होती हैं 4 तरह की, 4 प्रकार, ठीक। अब 4 प्रकार में कौन सा होता है? पहला होता है पूरी तरह से सरकार के अधीन, पूरी तरह सरकारी। अब पूरी तरह से सरकारी का अर्थ है कि उनका मैनेजमेंट भी वही कर रहा है, उनको जो है वही कर रहा है, ठीक। दूसरा क्या है, प्रशासन राज्य करता है, स्थापना ट्रस्ट करती है, प्रशासन राज्य, स्थापना, ठीक, ट्रस्ट, या फिर इसे ही न्यास कहा जाता है, न्यास करे, ये हो गया। इसके अलावा अतिरिक्त की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है, सिर्फ मान्यता प्राप्त, मान्यता प्राप्त, ठीक। इसके अलावा क्या है, राज्य द्वारा वित्त सहायता प्राप्त, राज्य द्वारा वित्त सहायता प्राप्त, ठीक, ये है। अब बेटा देखिए यहाँ पे यही चीज तो खास है, अगर हम धार्मिक शिक्षा की बात करते हैं तो यहाँ पे नहीं हो सकती, ठीक, यहाँ पे नहीं हो सकती, यहाँ पे क्या है, नहीं हो सकती। लेकिन यहाँ पे क्योंकि ट्रस्ट जुड़ा हुआ है, अगर उस ट्रस्ट से संबंध में पहले से निश्चित है कि ये किस चीज की धर्म शिक्षा देने वाले हैं, तो वहां पे वो शिक्षा दी जा सकती है, ठीक बेटा, ठीक। अगर क्या है, अगर ट्रस्ट पहले से निश्चित है तब क्या हो सकती है, दी जा सकती है। क्योंकि भैया देखिए, अगर मान ली वैष्णो देवी ट्रस्ट है, वैष्णो देवी ट्रस्ट ने क्या किया, आपका वैष्णो देवी संस्थान के नाम से एक जो है स्कूल स्थापित किया, सरकार उसका प्रशासन चला रही है, लेकिन एक चीज है, स्थापित किसने किया, आपका ट्रस्ट ने किया। तो ट्रस्ट चाहेगी तो भैया पहले से दी जा सकती है, वहां पे जो एडमिशन लेने वाले लोग हैं उनको पहले से पता है कि ये भैया सिर्फ वैष्णो देवी के जी के लिए है, ठीक। तो ये एक चीज हो जाती है। मान्यता प्राप्त में, मान्यता प्राप्त में दी जा सकती है, दी जा सकती है। वित्त सहायता प्राप्त में, इसमें भी सीमित है, ठीक, दी जा सकती है। लेकिन उतना रोक यहाँ पे
नहीं होता है, मतलब नहीं दी जा सकती, इस तरह से आप कह सकते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा क्लिष्ट है, बहुत गहराई में जाते हैं तब जाके सारी चीजें निकल के सामने आपकी आती हैं। ठीक बेटा, बताइए यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई? अगर यहाँ तक का क्लियर हो गई हैं तो हम आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा संस्कृति एवं शिक्षा के संबंधित में अधिकार। इसमें आर्टिकल कौन से हैं? आर्टिकल 29 और 30 आपका इसमें 2 आर्टिकल्स आते हैं। इसमें अगर अनुच्छेद हम 29 की बात करते हैं तो ये अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण के बारे में कह रहा है। अब इसमें आखिर अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है क्या, इसमें किसके बारे में आखिर बात किया गया है? देखो बेटा, यहाँ पे दोनों लोगों के बारे में बात किया गया है। ये तो आपका क्या है, नागरिक है या उसका कोई अनुभाग। अनुभाग का सेंस इसमें क्या होता है, अनुभाग का अर्थ आखिर क्या है? अनुभाग का अर्थ है कि इसमें कोई भी उसका भाग हो, जैसे कि नागरिक हैं या उनसे जुड़े हुए लोग हैं, उन सभी लोगों को। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे खास है, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की मान्यता है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या माना है? सुप्रीम कोर्ट ने, जैसे कि यहाँ पे आपने पढ़ा शब्द अल्पसंख्यक, ये शब्द पढ़ा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्या मानता है, इसमें जो है आपका अल्पसंख्यक वह बहुसंख्यक दोनों शामिल होंगे। बहुसंख्यक, ठीक, यहाँ पे क्या है, ये दोनों यहाँ पे शामिल होंगे, दोनों शामिल। अच्छा बेटा, यहाँ पे दोनों आखिर शामिल क्यों हैं, कारण क्या है इसमें? तो इसका जो आधार बनाया गया है, अल्पसंख्यक का जो आधार दिया गया है, ये आधार क्या है, आखिर इनके संरक्षण की क्या बात की गई है? तो ये तो अपनी बोली के आधार पे हम, पहला आधार है क्या, अपनी बोली के आधार पर, ये पहला मुख्य आधार हो जाता है। इसके बाद दूसरे आधार की अगर बात करते हैं तो क्या है, इनकी भाषा है, सेकंड पॉइंट इनकी भाषा आ जाता है। अगर थर्ड पॉइंट की बात करते हैं तो इनकी लिपि होनी चाहिए, लिपि होनी चाहिए। इसके अलावा क्या है, इनकी संस्कृति। ठीक, अगर इनके आधार पे इस वर्ग को ये महसूस हो रहा है कि आपकी जो है संख्या कम हो रही, संख्या कम के आधार पर आप यहाँ पे मान सकते हैं कि ये किस में आ जाता है, ये अल्पसंख्यक में आ जाता है, अल्पसंख्यक में शामिल होता है। ठीक बेटा, तो इस चीज को यहाँ पे आपको अच्छे से याद रखना, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। वहीं सुप्रीम कोर्ट अल्पसंख्यक में बहुसंख्यक को भी शामिल करता है, वो यहाँ पे कोई भी विभेद नहीं करता। अच्छा, आपका जो परीक्षा है ये पीसीएस परीक्षा, उसमें यही पूछा गया था कि आखिर अल्पसंख्यक शब्द कहाँ पे उल्लेख किया गया है, किस में किया गया है? तो अल्पसंख्यक जो दिया गया है ये आपके किस में दिया गया है, ये आपके आर्टिकल संख्या 29 में दिया गया है। तो बेटा यहाँ पे एक चीज और खास हो जाती है, ये आपके व्यक्तिगत आधार पे एक मात्रा से, व्यक्तिगत आधार, यहाँ पे लोगों को, मतलब लोग हो गए, व्यक्ति हो गए, उनकी बात करता है, यहाँ पे संस्थान नहीं शामिल होता है, लोग व्यक्ति शामिल। ठीक, यहाँ पे शामिल कौन नहीं होगा, तो यहाँ पे संस्था शामिल नहीं है, संस्थान शामिल नहीं। ठीक, इसमें किसी भी प्रकार का जो है संस्थान शामिल नहीं होते, उनके लिए अलग से आर्टिकल दिया गया है। उनके लिए कौन सा आर्टिकल हो जाता है, इनके लिए आर्टिकल संख्या 30 है। अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थानों में, देखिए क्या है, जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं इनके लिए शैक्षिक अगर संस्थान की स्थापना कर रहे हैं और उनका प्रशासन करने के लिए अधिकार के बारे में बात किया गया। राइट टू द माइनॉरिटीज जो है एस्टैब्लिश ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ठीक, क्या है, प्रशासन कर सकते हैं, साथ में स्थापित कर सकते हैं, किसको, ये स्थापित करेंगे आपके जो है शैक्षिक संस्थान। ठीक, अब ये किस तरह से रहेगा, तो पहला तो इसमें यही है कि जो हमने ऊपर ये आपकी चारों चीजें बताई, अपनी बोली, भाषा, लिपि और संस्कृत के आधार पर उनको ऐसा प्रतीत हो रहा कि उनकी संख्या कम है या उनको कोई समस्या है, तो ये क्या करेंगे, अपनी रुचि के अनुसार, कोई दबाव इन पे नहीं होना चाहिए, ये क्या करेंगे, अपनी रुचि के अनुसार। ठीक बेटा, अपने रुचि के अनुसार ये स्थापित कर सकते हैं। वहीं पे अच्छा एक चीज और है, अगर रुचि के अनुसार ये संस्थाओं की स्थापना हो गई तो यहाँ पे राज्य के लिए एक दायित्व है, कहा गया है, ये चीज बताई गई है, राज्य का दायित्व। राज्य का दायित्व क्या है, क्या उनको जो है वित्त का पोषण करेगा कि नहीं करेगा, तो यहाँ पे इसी के बारे में दायित्व क्या है, वित्त देने में। ठीक, वित्त के वितरण में किसी भी प्रकार का कोई भी विभेद नहीं करेगा, वित्त सहायता में
विभेद नहीं करेगा। ठीक, ये सबसे बड़ी बात यहाँ पर हो जाती है कि विभेद होना ही नहीं चाहिए किसी भी प्रकार का। ठीक बेटा, ये चीज होता है। हम आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्या है, ये आपका आर्टिकल संख्या 31 है। संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण के बारे में बात की गई। ठीक, लेकिन इसे आपको याद रखना है। क्या याद रखना है कि इसे 44वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 में क्या किया गया था, एक नए क्लॉज जोड़ा गया 300 का 300A, वहां पे इसे शिफ्ट कर दिया। तो वर्तमान समय में अगर बात करें, वर्तमान समय में ये नहीं मौजूद है, वर्तमान में लागू नहीं। ठीक, इस चीज को यहाँ पे क्या रखना है, आपको याद रखना है कि कोई किसी भी समस्या आपको नहीं होनी पाए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे आपका आ जाता है कि आर्टिकल संख्या 32। आर्टिकल संख्या 32 संवैधानिक उपचार के अधिकार के बारे में बात कर रहा है, रेमिडीज के बारे में बात कर रहा है कि इन्फोर्समेंट अगर राइट टू ऑफ द जो पार्ट है इसके अंतर्गत आपके मूल अधिकार के अंतर्गत वो अगर लागू नहीं हो पाए तो किस प्रकार से संवैधानिक उपचार किया जाएगा या इलाज किया जाएगा। जैसे कोई व्यक्ति नीचे बीमार हो गया, उसी तरह से अगर मान लीजिए मूल अधिकार ही बीमार हो गए तो क्या करेंगे भैया, तो उसके लिए उपचार के लिए यहाँ पे बैठा है, ये उपचार करेगा कौन। ठीक, तो यहाँ पे याद रखिएगा आपको, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट करेगा, सुप्रीम कोर्ट। ठीक, सुप्रीम कोर्ट करेगा। अच्छा, एक चीज और है, यहाँ पे आगे बात करता है किस तरह से करेगा, उसके पास तरीके क्या हैं, कौन कौन सी दवाइयां हैं। तो ये 5 प्रकार है। ठीक, इनके लिए अब ये है, इनको कहा जाता है रिट। अच्छा, रिट का जब शब्द का जिक्र आएगा तो यहाँ पे आपका हाई कोर्ट भी रिट जारी कर सकती है, लेकिन किस आर्टिकल में, 226 आर्टिकल में रिट जारी कर सकती है, वो भी यही सारी रिट जारी कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट कहाँ जारी करेगी, आर्टिकल 32 के तहत जारी करेगी, और वहीं पे हाई कोर्ट जारी करेगी तो आर्टिकल 226 के तहत जारी करेगी। इस चीज को यहाँ पे आपको याद रखना है। अच्छा, एक चीज और है, यहाँ पर अगर इस अनुच्छेद की बात करते हैं तो इसको भैया इसलिए जो याद रखिएगा कि डॉक्टर BR अम्बेडकर जी, ठीक, अम्बेडकर जी। अब ये इन्होंने क्या माना है, इन्होंने इसे संविधान की आत्मा माना, कहा है कि अगर ये अनुच्छेद इस पूरे संविधान से हटा दिया जाए तो आपका जो संविधान है इसकी आत्मा मर जाएगी। ठीक, तो संविधान की आत्मा ये किसने माना है, ये BR अम्बेडकर ने माना है, इसी आर्टिकल को माना है। तो एक ये चीज आपको यहाँ पे क्या रखना है, याद रखना है। ठीक है, और जैसे सुप्रीम कोर्ट है, यहाँ पे आपका आर्टिकल 32 के तहत रिट जारी करेगा। इसके अलावा एंड एक आर्टिकल और आपका यहाँ पे आ जाता है जिसे विशेष रिट के अंतर्गत हम लोग रखते हैं 139। ये भी सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत ही है। सुप्रीम कोर्ट इसमें विशेष रिट जारी कर सकता है किसी विशेष मामले में स्वयं संज्ञान लेकर। ठीक, अब रिट किस तरह की है, 5 प्रकार की रिट है यहाँ पे, 5 याद रखना है। पहला है आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसे हैबियस कॉर्पस कहा जाता है। इसका आखिर अर्थ क्या है, इसका अर्थ है सशरीर बंदी को प्रस्तुत करिए। ठीक, प्राइवेट और जो सरकारी है, दोनों इंस्टीट्यूशन पे लागू होता है। अगर कोई व्यक्ति गायब हो, ऐसा संदेह लग रहा है कि वो व्यक्ति के बंद कर दिया गया या कहाँ रखा गया है, तो वहां पे कोर्ट ये कह सकती है कि बंदी को लेकर हाजिर किया जाए, हैबियस कॉर्पस हो गया। दूसरा है प्रतिषेध, प्रोबेशन, कि ये क्या करता है, ये रोकता है कि आखिर आप किस अधिकार क्षेत्र से इस चीज को काम कर रहे हैं, आपके पास राइट्स नहीं, आप अपनी बाउंड्रीज को क्रॉस नहीं कर सकते। ठीक, तो ये होता है प्रतिषेध। परमादेश, ठीक, इसे कहा जाता है परमादेश, मैंडमश। ये ऊपर से आदेश होता है, ये निचली अदालतों को जारी किया जाता है कि भैया आप जिस शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं वहां पे ये आपकी शक्ति नहीं है, या फिर इस कार्य को यहाँ पे भेजिए, हम करेंगे। ठीक, उसी तरह से उत्प्रेषण है, सेंटेरियो, इसको क्या किया जाता है, इसको जो है ऊपर बुलाने के लिए, किसी भी मामले को अगर नीचे चल रहा है और कोर्ट को ऐसा लगता है कि नीचे सही से सुनवाई नहीं हो पा रही, तो उसे ऊपर बुला लिया जाता है। इसके बाद क्या है, एक अगला आ जाता है अधिकार प्रेक्षा के वारंट। ठीक, अधिकार प्रेक्षा, इसमें अधिकार पूछा जाता है कि भाई साहब आप वहां किस पद पे, जिस पद पे बैठे हैं उस पद पे किस हक से बैठकर कार्य कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी चीज यहाँ पे हो जाती है। ठीक, तो इस चीज को यहाँ पे आपको याद रखना है। ठीक बेटा, ये क्या थे, ये आपके मूल अधिकार थे। मूल अधिकार यहाँ पे आपके पूरे समाप्त हो जाते हैं। हम अब आगे बढ़ते हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, हम आगे बात कर रहे हैं भाग संख्या 4 की। ये क्या है, ये नीति निर्देशक तत्व है, जिसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कहा जाता है। इसमें आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक की जिक्र किया गया है। ठीक,
36 में परिभाषा वगैरह दी गई, आपसे कभी पूछी नहीं आती, पूछा जहां से जाता है हम लोग वहां से शुरू कर रहे हैं। आपका पहला आर्टिकल जो पूछा जाता है ये आर्टिकल संख्या है 38। आर्टिकल 38 में क्या कहता है कि राज्य लोक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए क्या करेगा, एक सामाजिक व्यवस्था को बनाएगा। ठीक, यहाँ पे किसके ऊपर जिम्मेदारी सौंपी गई, यहाँ पे पूरी तरह से राज्य को दी गई। ये अभी 38 से लेके 51 तक का जितने भी हम चीजें पढ़ेंगे राज्य को दायित्व है। ठीक, अब राज्य को दायित्व है, लेकिन राज्य को किस चीज के लिए दायित्व है, क्या करने के लिए बात कहा गया है। यहाँ पे ये कहा गया है कि भैया आपको करना पड़ेगा, आपको कल्याण करना पड़ेगा। कल्याण के लिए आज जो भी आवश्यक चीजें हैं, आवश्यक कदम हैं, वो आप उठाइए। उसके लिए आपको किसी ने नहीं रोका है ना बेटा। इस चीज को यहाँ पे क्या है, याद आपको रखना है। क्लियर? किसी को कोई डाउट? अगर किसी को बेटा कोई डाउट है तो आप बिल्कुल कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप अगर कोई डाउट लग रहा है तो आप पूछिए, हम उसको पहले क्लियर करते हैं, फिर आगे हम बढ़ते हैं, है ना। बताइए, यहाँ तक का किसी को कोई डाउट नहीं? ठीक है, चलिए हम और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसी में जैसे कि बात करते हैं ये किस सिद्धांत का है, तो ये समाजवादी पूर्ति की सिद्धांत का, समाजवादी सिद्धांत की पूर्ति करता है। ठीक है बेटा, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना रहता है। क्लियर? अच्छा, यहाँ पे ये होता है। इसके बाद हम और आगे बढ़ते हैं। अगला क्या आ जाता है, अगला आपका आ जाता है 39 का। आखिर ये 39 का क्या है, कितने लोगों को आइडिया है? अगर जिसको आइडिया है वो कमेंट करिए। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक चीज और छोटा सा डाल रखा, हमने डाल रखा विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1978, द लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट। ये क्या है? ये बेटा एक कानून है जिसके तहत क्या है, आपका इसकी पूर्ति की गई सामान्य एवं निःशुल्क विधिक सहायता, जिसे आपको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के माध्यम से जोड़ा गया था, और जोड़े जाने के बाद में अब इसे लागू करने की बात थी। लागू करने के लिए एक अधिनियम बनाया गया, और इस अधिनियम के बाद में ही किसकी स्थापना हुई, नालसा की स्थापना हुई। और ये नालसा क्या करता है, नालसा ही सभी को आपकी निःशुल्क सहायता उपलब्ध कराने की बात करता है। ठीक, और इसमें क्या है, अगर आप केंद्र स्तर पे जाएंगे तो नालसा का जो आपका गार्जियन होता है, ये आपका सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जज हो जाता है, मतलब मुख्य जज, मुख्य न्यायाधीश हो जाता है यहाँ पे। ठीक, अगर आप राज्य स्तर पे आएंगे, ठीक, तो यहाँ पे क्या है, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश हो जाएगा। अगर यही आप जिले स्तर पे जाएंगे, ठीक, जिला स्तर पे, तो जिला स्तर पे कौन हो जाएगा, जिला स्तर पे आपका जिला जज हो जाएगा, जिला जज। ठीक, ये नालसा का जो है देखता है कि नालसा पूरी तरह से लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा। बाकी डीपीएसपी में हम और अच्छे से क्लियर कर लेंगे, यहाँ पे इतनी सारी चीजें आपको याद रखनी। चलते हैं हम अगले अपने उस पे। पहला हमारा है आर्टिकल संख्या 40। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में। ये ग्राम पंचायतों का जो गठन है ये गांधीवादी विचारधारा की पूर्ति करता है। यहाँ पे दो चीजें हैं, ग्राम पंचायतों के संगठन को तो मूल संविधान में यहाँ पे डाल दिया गया आर्टिकल संख्या 40 में, और ये बहुत बार पेपर में पूछा गया। एक बार कहें तो हमारे तरफ से मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ पे जो इसकी पूर्ति होती है, अगर इस चीज की कहा जाए कि इसे लागू कब किया जाता है, पूर्ति कब होती है, तो पूर्ति के लिए आपको यहाँ पे 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 को याद रखना है। ठीक, इसके बारे में मैंने पहले से ही बता दिया है। इसे लागू कब किया जाता है, 24 अप्रैल को, 24 अप्रैल 1993 से इसे लागू कर दिया जाता है। इसमें क्या पंचायती राज के जनक के बारे में बात किया गया। यहाँ पे अगर पूछ लिया गया आपसे कि पंचायती राज ठीक के जनक तो कौन है, बलवंत राय मेहता है आपके, बलवंत राय मेहता। ठीक, अच्छा, बलवंत राय मेहता ने समिति का गठन किया गया था। इन्होंने किसकी जो है दिया था, तो इन्होंने कहा था त्रिस्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए। कैसी व्यवस्था, त्रिस्तरीय व्यवस्था की इन्होंने जिक्र किया था कि 3 स्तर होने चाहिए। अब 3 स्तर में कौन कौन सा होना चाहिए, पहला कौन सा होना चाहिए, पहला होना चाहिए ग्राम स्तर पे। ठीक, दूसरे की जो बात किया गया था, दूसरे पे क्या है, दूसरा आपका तालुक होना चाहिए, तालुका जिसे कहते हैं। ठीक, जिसे हम मध्यम स्तर क्या कहते हैं, मध्यम हो गया आपका। और जो तीसरा है इसे क्या कहते हैं, इसे जिला स्तर पे बोलते हैं। ये 3 स्तर होते हैं। इसमें न्याय के बारे में, न्याय पंचायत के बारे में कोई भी जिक्र नहीं है, तो उसे हमेशा काट दीजिएगा। ठीक है, हम चलते हैं अपने अगले आर्टिकल पे। अगला आर्टिकल है 41 नंबर, कुछ दशाओं में काम।
शिक्षा और लोक सहायता पाने के अधिकार के बारे में बात कर रहा है। ठीक, अब इसमें कुछ दशा में काम, शिक्षा, लोक सहायता, इसमें जैसे सामुदायिक विकास कार्यक्रम हो गया, इन सब चीज की पूर्ति कौन करने वाला है? राज्य करने वाला है, राज्य उपलब्ध कराएगा। ठीक, इसी के अंतर्गत जो आप मनरेगा वगैरह देखते हैं ना, तो वो सब इसी के अंतर्गत चलता है। ठीक, अभी मनरेगा को वी राम जी करके जो है बदल दिया गया है, तो इसलिए उसे भी आपको याद रखना है। क्लियर हो गया बेटा? 41 संख्या। चलते हैं अगला 42 पे बात करते हैं। 42 पे यहाँ पे आपके काम की न्याय संगत और मानव उचित दशाओं की पूर्ति एवं प्रसूति सहायता के बारे में उपबंध की बात की गई है। ठीक, यहाँ पे आपके प्रसूति सहायता दी जाती है। अच्छा, काम की न्याय संगत दशाओं के बारे में अगर बात करते हैं तो इसके लिए समान पारिश्रमिक अधिनियम लागू किया गया था। समान पारिश्रमिक अधिनियम, इसमें क्या है? समान पारिश्रमिक देना चाहिए, सभी को देना चाहिए 1976 में। इसमें क्या है? विभेद होता था, लड़कियों को कम दिया जाता था, लड़कों को ज्यादा दिया जाता था, ये यहाँ पे था। अच्छा, इसके अलावा प्रसूति सहायता की बात करते हैं तो प्रसूति सहायता वर्तमान समय में आप जानते हैं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना चल रही, PMVY कर चल रही, इसे 2013 में शुरू किया गया था। लेकिन इसके पहले भी कब? प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम 1961 लागू किया गया था सबसे पहले। प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, ठीक, इसे लागू कब किया गया? 1961 में लागू किया गया। इसके अलावा खाद्य सुरक्षा अधिनियम आया, ये डायरेक्ट पेपर में पूछा गया था खाद्य सुरक्षा अधिनियम के बारे में। खाद्य सुरक्षा अधिनियम, बस यही चीज अगर आपको याद होता कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम बेटा 2013 में लागू किया गया, तो आपके सारे क्वेश्चन इसमें लागू सही हो जाते हैं। अभी खाद्य सुरक्षा अधिनियम में क्या किया गया? प्रसव पूर्व व प्रसव बाद 6 माह तक के लिए क्या है? प्रसव पूर्व व प्रसव बाद 6 माह तक। ठीक, 6 माह तक का क्या होगा? भोजन या फिर 6000 की आर्थिक सहायता। भोजन या 6000 सहायता दी जाती, ये चीज यहाँ पे क्या हो जाती? खास हो जाती। ठीक, अच्छा, यही जो योजना है, ये जो योजना है, इसी को किस योजना के नाम से जाना जाता है? प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, वंदना योजना। ठीक, PMVY ये योजना आपको चल रही है। ठीक बेटा, इस चीज को यहाँ पे याद रखिएगा। अगर कोई पूछता है इसे शुरू कब किया गया? शुरू 2013 में हुई है, शुरू 2013 में। ठीक, ये यहाँ पे इतना आपको क्लियर हो गया। ठीक बेटा, ये चीज हो गई। चलते हैं अगले आर्टिकल पे। अगला आर्टिकल आपका 43 संख्या हो जाता है कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी दर। ठीक, निर्वाह मजदूरी, इसके लिए एक अधिनियम भी पारित किया गया है, क्या कहा जाता है? न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 ये पारित किया गया। ठीक, और निर्वाह मजदूरी क्या है? किसी भी व्यक्ति को इतना तो आप आय दीजिए ही कि उसका जीवन चलता रहे। ठीक, ये चीज यहाँ पे हो गया। इसके अलावा अब आगे चलते हैं तो अगला आपका क्या है? 43 का है। ठीक बेटा, उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों को भाग लेना, इसे क्या किया गया? ये बेटा पहले नहीं शामिल था, इसे शामिल किया था 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के माध्यम से। पहले शामिल नहीं, इससे शामिल किया गया। अच्छा, इसमें क्या है? जो आपके श्रमिक हैं उनके मानसिक और मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य पे सकारात्मक प्रभाव के लिए। ठीक, अगर कहा जाए कारण, शामिल करने का कारण क्या है? ठीक, तो कारण क्या है? आपके श्रमिकों के मानसिक ठीक, और मनोवैज्ञानिक ठीक,
स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव के लिए, स्वास्थ्य सकारात्मक प्रभाव हेतु। ठीक, ये चीज यहाँ पे आपके लिए खास हो जाती है, तो ये चीज यहाँ पे आपको याद रखना है। ठीक, चलते हैं अगले पे। अगला आपका है 43 का खा। इसे भी जो है क्या, सहकारी समितियों को बढ़ावा देने की बात की गई है। ये भी पहले शामिल नहीं था, इसे भी आपका बाद में ही शामिल किया गया, संविधान संशोधन के माध्यम से शामिल किया गया, और ये आपके लिए होमवर्क है। इसका कमेंट करके जरा बताइएगा कि किस जो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से, क्योंकि 3-4 बार मैं इसे आपको बता चुका हूँ। जब 3-4 बार बता चुका हूँ तो जाहिर सी बात है आपको याद होना चाहिए। ठीक, कमेंट करके बताइए, एक आध क्वेश्चन तो हर क्लास में मिलना ही चाहिए ना। ठीक, तो इसे क्या है, सहकारी समिति बना सकते थे, जैसे स्वैच्छिक संगठन है, स्व सहायता समूह करा हुआ, पारस्परिक सहायता के लिए साझा जरूरत वाले व्यक्ति एक साथ मिलकर आपका इसका निर्माण कर देते हैं, है ना बेटा, ये चीज है। अगले चलते हैं। अगला मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है, ये आपका आर्टिकल संख्या 44 है। इसे नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता के बारे में बात किया गया है। ठीक बेटा, इस चीज को यहाँ पे क्या रखना है, याद रखना है। अच्छा, ये यहाँ पे हो गया। अच्छा, एक क्वेश्चन और बताइए, इसी के संदर्भ में है, इसी के बारे में अभी हाल ही में कमेंट आप कर लीजिएगा और कमेंट में इंतजार भी रहेगा। ठीक, क्वेश्चन ये है कि अभी हाल ही में किस राज्य में जो है आपका यूसीसी लागू किया गया है, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, ये अभी हाल ही में कहाँ पे यूसीसी लागू किया गया है, कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पे इसकी शुरुआत की गई है। ठीक बेटा, इस क्वेश्चन को आपको आंसर करके बताना है। क्लियर है ना, कौन सा राज्य है वो बताइए। अच्छा, अब ये होता क्या है, इसमें ये कहा जाता है कि एक समान नागरिक संहिता में सभी नागरिकों के लिए एक कानून, सभी नागरिकों के लिए एक कानून। ठीक, दूसरे कानून के बाद नहीं। ठीक, अब एक कानून में क्या है, इसमें लिंग और धर्म के आधार पर भेद नहीं होगा, लिंग व धर्म के आधार पर विभेद नहीं, धर्म के आधार पर विभेद नहीं, ये सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे चीज होती है। ठीक, अब अच्छा, इसमें होता क्या, अगर ये कानून है तो क्या ऐसा नहीं है, दंड संहिता तो सबकी समान है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसमें कौन से कानून होते हैं, कानून कौन से किसके बारे में है। ठीक, तो इसमें आपको ये याद रखना है कि जैसे विवाह हो गया, ठीक, विवाह के बाद आपका तलाक हो गया, तलाक के बाद आपका विरासत हो गया, विरासत हो गया, और विरासत के साथ में आपका गोद लेना हो गया, गोद लेना। ठीक, और उत्तराधिकार, उत्तराधिकार, ठीक, के मामले इनमें समानता होनी चाहिए, बाकी तो आपका सब समान, इनमें समानता मुख्यतः बात किया गया। ठीक, अब अच्छा, यहाँ पे मैं कपड़े से पेन को थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, आपका दूसरा पेन ले लेता हूँ। अब यहाँ पे देखिए, आपको मैं अगर बताऊं कि जो यूसीसी वाला है, यूसीसी वाला एक पहला राज्य, ठीक, पहला राज्य कौन सा है, तो इसमें आपको याद रखना है गोवा। बहुत लोगों को पता है गोवा, लेकिन गोवा में आपको ये नहीं पता होगा कि यहाँ पे लागू क्या है। तो यहाँ पे आपका बेटा 1867 में पुर्तगाली संहिता लागू की गई। ठीक, कौन सी, पुर्तगाली संहिता, पुर्तगालियों के अधीन था, तो 1867 में ही पुर्तगाली नागरिक संहिता यहाँ पे लागू कर दी गई, नागरिक संहिता लागू, और यही सभी के ऊपर लागू रहती थी। अच्छा, जब ये राज्य आजाद हो जाता है गोवा, इसके बाद क्या किया जाता है, 1966 में इसमें क्या है, भारत के नए संस्करण में, भारत के नए संस्करण में लागू
अर्थात अगर बात करें तो देश के आजाद के बाद क्या है, आजादी के पहले ही 1867 में ही पुर्तगाली नागरिक संहिता गोवा में लागू थी, इसीलिए कहा जाता है कि गोवा में सबसे पहले लागू की गई। ठीक, अच्छा इसके अलावा क्या कहीं और लागू? तो यहीं पे आपका एक क्वेश्चन और आ जाता है, ये सारी चीज सेम रहेंगी। स्वतंत्र भारत का पहला राज्य, ठीक, यहाँ पे स्वतंत्र भारत की बात कर रहा है, तो स्वतंत्र भारत का बेटा क्या मतलब होता है, ये आपका अभी कहाँ लागू किया गया, तो उसका आप याद रखिएगा उत्तराखंड। ठीक, उत्तराखंड में लागू किया गया। इसके अलावा दूसरे की अगर बात करते हैं, दूसरा राज्य जो हमने आपका पूछा है जो हाल ही में लागू किया गया, तो दूसरा राज्य आपका गुजरात है। बेटा दूसरा राज्य यहाँ पे कौन हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा। अगर पहला आपका उत्तराखंड हो गया, दूसरा आपका गुजरात हो गया, और गुजरात में अभी 2026 में लागू किया गया है। ठीक, ये चीज याद रखिएगा, सबसे लेटेस्ट आपका यही हो जाता है, मार्च के महीने में इसे लागू कर दिया गया। क्लियर बेटा, किसी को कोई डाउट यहाँ पे? कोई डाउट नहीं। हम बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला है आर्टिकल संख्या 45। क्या कह रहा है, 6 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। अच्छा ये क्या है, अभी ये आर्टिकल पहले से बना हुआ, लेकिन पहले यहाँ पे जो ये उम्र 6 साल थी, इसको क्या किया गया था, इसे आपका 6 से 14 वर्ष था, लेकिन जब 6 से 14 वर्ष को हम मूल अधिकार में उठा के ले गए तो यहाँ के इस शब्द को बदल दिया, यहाँ पे 6 साल से पूर्व के लिए बच्चों के लिए हमने व्यवस्था की बात कर दी। ठीक, इसमें क्या है, इसमें 2 चीजें लागू होती हैं। एक क्या है, बालपन पूर्व। ठीक, मतलब बचपन के पूर्व की यहाँ पे जो है देखभाल किया गया, कि जो बचपन उनका चल रहा ना उसके पहले ही, मतलब जब से वो जन्म लेते हैं तब से, तथा 6 वर्ष से कम। ठीक, आयु के बच्चों की शिक्षा, कम आयु के बच्चों की शिक्षा। जो एक आपने वीडियो देखा होगा ना, उसमें आंगनवाड़ी कहता है, तो यहाँ पे आप जो आंगनवाड़ी शब्द सुनते हैं वो यहीं से, आंगनवाड़ी। ठीक, आंगनवाड़ी व्यवस्था जो आपको देखने को मिलती है वो यहीं से मिलती है, यही आपकी आंगनवाड़ी व्यवस्था इसी आर्टिकल से संचालित होती है ना, जो आपकी पढ़ाया जाता है। ये यहाँ पे हो गया। अगले चलते हैं, अगला आपका 46 नंबर आर्टिकल है। क्या कह रहा है, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य कमजोर वर्गों के लिए एक शैक्षिक एवं आर्थिक हितों को बढ़ावा देना। ठीक, ये कह रहा है यहाँ पे जितने भी दुर्बल वर्ग हैं उन सभी को बढ़ावा देने की यहाँ पे बात कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे थोड़ा सा अगर हम उसकी बात करते हैं, तो यहाँ पर आपका जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है, ठीक, यह राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है, जैसे कि SC एक्ट कहते हैं, SC आयोग। ठीक, ये कब बना अगर बात करते हैं, तो ये 1978 में बना, 1978 में बना। ठीक, आर्टिकल कौन सा आपका रहेगा, आर्टिकल आपका 338 रहेगा। वहीं पे अगर ST की बात करते हैं, शेड्यूल ट्राइब्स की बात करते हैं, तो ST आयोग की अगर जिक्र किया हमने, ये कब बना, तो ये बेटा आपका 2003 में बना। ठीक, और आर्टिकल कौन सा रहा, 338 ए रहा। ठीक, इस चीज को यहाँ पे याद रखिएगा। अच्छा इसके बाद क्या है, इसके बाद एक वर्ग और बनाया गया, ओबीसी आयोग, एक आयोग को और दर्जा दिया गया। इसको कब दर्जा दिया गया, तो यहाँ पे ये याद रखना है, इसका जो गठन किया गया था, गठन तो बेटा यहाँ पे आपका 1993 में ही कर दिया गया था। ठीक, कब, 1993 में ही, लेकिन इसके लिए जो आर्टिकल बनाया गया, आर्टिकल आपका 138 बी बनाया गया। अच्छा यहाँ पे एक होमवर्क है, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट क्वेश्चन मार्क है, इसको आप कमेंट करके हमें बताइएगा। ठीक, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, बाकी आगे तो हम पढ़ाएंगे, वहां पे हम क्लियर कर देंगे आपको पूरा। इसके अलावा अब आगे चलते हैं, तो यहाँ पर आपका EWS जो है, इसको यहाँ पे शामिल किया गया, उसको भी यहाँ पे दिया गया। तो उसके लिए क्या किया गया, 103वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2019। ठीक, इस चीज को यहाँ पे क्या है आपको याद रखना है। ये क्या कह रहा है, ये हमारा आर्टिकल संख्या
46 कहते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। आर्टिकल संख्या 47 की बात करते हैं। इसमें पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए लोक स्वास्थ्य को सुधार करना है। मतलब इसमें ड्यूटी ऑफ द स्टेट ऑफ द क्या कह रहा है, राइज ऑफ द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, जो भी न्यूट्रिशन है उनको बढ़ाना है, ठीक, एंड द स्टैंडर्ड ऑफ द लिविंग एंड द इम्प्रूव द पब्लिक हेल्थ। पब्लिक हेल्थ जो गवर्नमेंट स्वास्थ्य है ना, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वो संचालित होते हैं, ठीक। ठीक, जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वो संचालित होते हैं। इसके अलावा जो आपको खाद्य सुरक्षा दी जाती है वो यहाँ पे आपका आ जाता है, ठीक, क्योंकि पोषाहार स्तर को यहाँ पे किया गया है, ठीक। पोषाहार स्तर को ऊपर करने के लिए क्या किया जाएगा, न्यूट्रिशन देने के लिए क्या किया जाएगा, जो आपका राशन देना, जो आपका राशन दिया जाता है ना फ्री में, वो इसी आर्टिकल के पूर्ति के लिए ही दिया जाता है। क्लियर? आगे चलते हैं। अगले कह रहा है कि कृषि एवं पशुपालन का संगठन, आर्टिकल संख्या 48, ठीक। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आधुनिक एवं वैज्ञानिक तरीके की बात कर रहा है। किसके? आधुनिक व वैज्ञानिक तरीके से, ठीक। ये एक चीज यहाँ पे खास है, मतलब क्या है, आधुनिक व वैज्ञानिक तरीके का प्रयोग करना है। और इसी में जो आपका जो गौवध है ना, गौवध पे प्रतिबंध पर रोक, ठीक, जो आप गौवध पे रोक देखते हैं ना, वो इसी में शामिल है। लेकिन यहाँ पे ये नहीं कहा गया सिर्फ गौ को रोकना है, यहाँ पे बेटा कहा गया है कि चाहे वो गाय हो, ठीक, चाहे गाय हो, चाहे हो बछड़ा, ठीक, चाहे बछड़ा हो, ठीक। और ऐसा नहीं कि सिर्फ यही, और के साथ में यहाँ पे क्या शामिल हो जाएगा, और कह रहा है कि जो आपके अन्य दुधारू पशु, कोई भी है अगर दुधारू है, अन्य दुधारू पशु, ठीक। और दुधारू पशु के साथ में, क्योंकि पहले देखिए, पहले एक संपत्ति के रूप में थे, और जैसे वाहक पशु, मतलब जो एक सामान को दूसरे सामान तक ले जाते हैं। आज तो गाड़ियों का प्रयोग किया था, पहले तो बैलों का ही प्रयोग किया जाता था, मतलब जो सामान को खींच सके, ठीक। तो उनकी संरक्षण के बारे में जब अपना देश आजाद हुआ, जब संविधान बनाया जाने लगा, तब इस चीज का जिक्र आया कि गाय, बछड़ा और अन्य दुधारू पशु और वाहक जो पशुओं की नस्लें हैं उनके संरक्षण करना एवं वध पर प्रतिबंध है। नस्लों का संरक्षण के साथ में क्या है, वह वध पे प्रतिबंध, प्रतिबंध, ठीक। ये यहाँ पे क्या है, आपको ये यहाँ पे याद रखना है। क्लियर बेटा? बताओ 48 नंबर आर्टिकल, किसी को कोई डाउट? नहीं डाउट। अगले चलते हैं। अगला आपका 48 का का जाता है, ठीक। अगर 48 का कह क्या रहा है, पहली चीज यहाँ पे आपका पर्यावरण संरक्षण, संवर्धन एवं वन एवं वन्य जीवों की रक्षा के बारे में बात कर रहा है। जो आपका पर्यावरण है, इसके बारे में सिर्फ दो जगह जिक्र मिलता है, एक तो आपका मिलता है डीपीएसपी में, दूसरा का मिलता है मूल कर्तव्य में। इसके अलावा आपका कहीं पूरे संविधान में पर्यावरण के संरक्षण के बारे में कुछ भी जिक्र नहीं मिलता है, ठीक। तो एक आर्टिकल आपको 48 का याद रखना है, एक 51 का याद रखना है, 51 का। इन्हीं दोनों में आपका वन्य जीवों के बारे में बात किया गया, ठीक। इसमें वन्य जीवों की रक्षा के बारे में भी बात किया गया। तो बेटा अगर इन सभी चीजों का जिक्र देखें तो यहाँ पे आपको पहला है वन्य जीव संरक्षण, ठीक। वन्य जीव का जो संरक्षण अधिनियम है, अधिनियम ये कब है, ये 1972 में, ठीक। इस चीज को याद रखिएगा। वन संरक्षण अधिनियम ये भी एक है आपके लिए, वन्य जीव हो गया, और यहाँ पे वन संरक्षण अधिनियम। अब इसमें वन का भी संरक्षण करना है, वन संरक्षण अधिनियम ये कब है, ये आपका 1980 में है, ठीक। इसके अलावा एक नीति भी लागू की गई थी जिसे राष्ट्रीय वन नीति कहा गया, राष्ट्रीय वन
नीति। ये कब की, यही प्रचलन में है, यही आपको याद रखना है। ये बेटा आपका 1988 में है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये तीनों चीजें आपको याद होनी चाहिए। ये एक चीज हो गई, क्लियर बेटा। चलिए अगले आर्टिकल पे चलते हैं। अगला आर्टिकल आपको क्या कहता है, आर्टिकल संख्या 49, राष्ट्रीय महत्व के संस्मारक स्थान एवं वस्तुओं के संरक्षण की बात की। इसमें प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारक शामिल है। ठीक, कैसे? तो जो प्राचीन है, प्राचीन व ऐतिहासिक, प्राचीन व ऐतिहासिक संस्मारक, संस्मारक, ठीक, का क्या है, इसके लिए अधिनियम भी पारित किया गया। क्या अधिनियम था? प्राचीन व ऐतिहासिक संस्मारक तथा पुरातात्विक साक्ष्य, पुरातत्वीय स्थल, ठीक, और अवशेष अधिनियम, और अवशेष अधिनियम। इसे कब बनाया गया? इसे 1951 में बनाया गया। इतने बढ़िया बढ़िया कानून तब बना के चले गए लोग कि अभी तक का वही कानून हम लोग फॉलो कर रहे हैं। तो ये बेटा आपको आर्टिकल 49 में याद रखना है। क्लियर? हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आगे की चीजों को देखते हैं। आर्टिकल संख्या 50, कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग किया जाना। ठीक, इसमें क्या है, इसमें पृथक्करण की बात किया गया है, ये सबसे बड़ी चीज है। ठीक, और ये किस लिए किया गया? तो ये राज्य के सुशासन के लिए किया गया है, राज्य के सुशासन हेतु। सेपरेशन ऑफ द क्या है, जुडिशरी फ्रॉम द जो है आपकी कार्यपालिका से। ठीक, दोनों को पृथक्करण के बारे में हो गया। ठीक, अब चलते हैं अगले आपका आर्टिकल पे। अगला आर्टिकल है हमारा 51, ये आपके अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बढ़ावा देना। ठीक, अच्छा, अब यहीं पे एक चीज आ जाती है, आपसे क्वेश्चन ये बेटा पूछा जाता है, विदेश नीति, अगर प्रश्न आ जाए विदेश नीति किस आर्टिकल से संचालित होती है, तो विदेश नीति इसी आर्टिकल से संचालित होती है, संचालित होती है। ये एक चीज यहाँ पे है। ठीक, इस चीज को याद रखिएगा। अब यहीं पे अगर बात करें अंतरराष्ट्रीय शांति वगैरह के बारे में, तो इसमें जैसे गुटनिरपेक्ष नीति हो गई, पंचशील सिद्धांत हो गया, ये सारी चीजें इसी में आपके शामिल होती हैं। ठीक, यहाँ पे एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे पंचशील सिद्धांत। ठीक, इसे कब लागू किया गया था? इसे 29 अप्रैल 1954 में लागू किया गया था। और इसके अलावा क्या है, अगला क्या है, गुट निरपेक्षता, गुट निरपेक्ष नीति। ठीक, इसमें भी अलग अलग गुट के बारे में बात किया गया। जब पूंजीवादी अमेरिका और साम्यवादी यूएसएसआर आपका था, तब की बात यहाँ पे की जा रही थी। ठीक, क्लियर हो गया बेटा? तो ये हमारा जो है अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा आपका आर्टिकल संख्या 51 में हो गया। ठीक बेटा, अब हम चल रहे हैं अपने अगले अनुच्छेद पे। हमारा अगला अनुच्छेद जो है भाग 4 का के माध्यम से जोड़ा गया। ठीक, एक अगला भाग बनाया गया भाग 4 का, और इसमें जो है एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया 51A। ठीक, जिसका नाम रखा गया मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। अब इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज को आखिर कब जोड़ा गया, क्यों जोड़ा गया, क्या कारण है, उन चीजों को हम यहाँ पे समझते हैं। जैसे कि बात करते हैं तो 51A को जोड़ने के लिए एक समिति का गठित किया गया था, जिसे क्या नाम दिया गया था, जिसे स्वर्ण सिंह समिति का नाम दिया गया, स्वर्ण सिंह समिति।
और ये गठित कब की गई थी? ये जब आपातकाल चल रहा था, आपातकाल के दौरान ही गठित किया गया था। और आपातकाल के दौरान एक 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाया जाता है 1976 में, जिसके माध्यम से आपके ये मौलिक कर्तव्य जोड़े जाते हैं, जिनकी संख्या टोटल कितनी रहती है? 10 संख्या रहती है। बाद में एक जो है अलग से जोड़ा जाता है, 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाया जाता है, 2002 में लाया जाता है। और इसके माध्यम से एक यहाँ पे और जोड़ा जाता है, तो टोटल जो रिजल्ट के हो जाता है ये 11 हो जाता है। 11 मौलिक कर्तव्य हमारी जो है संविधान में मौजूद है। अच्छा, ये है क्या? तो बेटा ये फंडामेंटल ड्यूटी नागरिकों के दायित्व होते हैं। नागरिकों के दायित्व, ये चीज यहाँ पे एक खास हो जाती है। हम चलते हैं अपने अगले अनुच्छेद पे, और यहीं से आपको एक चीज याद रखना है कि यहीं से हमारी संघीय सरकार की शुरुआत हो जाती है। और संघीय सरकार में अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक का वर्णित किया गया है, जो भाग 5 के अंतर्गत आता है। अब इसमें संघ सरकार में चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे आपकी संसद हो, चाहे आपके राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, महान्यायवादी हो, ये सभी चीजें आपके इसी भाग में शामिल होती हैं। इसके अंतर्गत हमारा पहला अनुच्छेद जो आपको याद रखना है, ये अनुच्छेद संख्या 52 है, जिसे क्या कहा जाता है? भारत का राष्ट्रपति। ठीक। अच्छा, ये क्या है? ये केंद्र के लिए। यहाँ पे क्या कहा गया है? ये केंद्र के लिए। और वहीं पे इसी के समकक्ष जो है आपका आर्टिकल राज्य के लिए 153 याद रखिएगा। इसमें किस चीज का वर्णन किया गया है बेटा? इसमें राज्यपाल का वर्णन किया गया है, जो राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है। कहाँ के लिए? राज्यपाल। इस चीज को यहाँ पे याद रखिएगा। ठीक। अच्छा, यहीं पे अगर बात करते हैं तो इसे फर्स्ट जो है सिटीजन बोला जाता है, या पहला नागरिक इसे बोला जाता है, राष्ट्रपति महोदय को। इसके साथ में राष्ट्रपति के कुछ दायित्व होते हैं, प्रेसिडेंट के कुछ दायित्व होते हैं। दायित्व क्या होते हैं? राष्ट्र की एकता और अखंडता की रक्षा करना, राष्ट्र की एकता, अखंडता एवं सुदृढ़ता का प्रतीक, सुदृढ़ता का प्रतीक। जितना सुदृढ़ आपका राष्ट्रपति होता है, उतना ही राष्ट्र को भी सुदृढ़ माना जाता है। ये मुख्य तौर पे आप देखें ओवरऑल क्या होता है? ये राज्य का प्रमुख होता है, राज्य का प्रमुख। अब इसमें हमें क्या क्या चीजें याद रखनी है? आखिर इसमें क्या है? ठीक। अब यहाँ पे देखिए क्या है, राज्य का जब प्रमुख हो गया तो समस्त कार्यपालिका शक्ति इसी में निहित हो जाती है, समस्त कार्यपालिका शक्ति। अब जितने भी कार्य होंगे, जितने भी कार्य किए जाएंगे, वो सब राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाएंगे। ये चीज यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे कुछ बातें हमें और याद रखनी है अच्छी तरह से। वो क्या याद रखनी है? जैसे कि यहाँ से आपको पूछा जाता है कि आपके पहले जो है राष्ट्रपति महोदय कौन है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी आपके पहले राष्ट्रपति होते हैं। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनका नाम याद रखिएगा। इसके अलावा एक चीज और पूछा जाता है कि फर्स्ट मुस्लिम कौन थे? फर्स्ट मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? बहुत लोगों का आंसर है, जिसको पता है वो कमेंट करिए। ठीक। अब यहाँ पे क्या है? ये डॉक्टर जाकिर हुसैन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये कब बनाए जाते हैं? ये आपके बनते हैं 1967। यहाँ पे आपको इनका भी नाम यहाँ पे क्या रखना है? याद रखना है। हम बढ़ते हैं आगे, और आगे जब बढ़ते हैं तो यहाँ पे एक चीज और पूछी जाती है, फर्स्ट महिला। अब पहली महिला कौन सी थी? तो यहाँ पे प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी, प्रतिभा पाटिल। ये कब बनती हैं? ये 2007 में बनती हैं। और वहीं पे अगर बात कर लेता है वर्तमान में कौन है, वर्तमान, या फिर एक आवलिक और लगाते हैं, यहाँ पे आदिवासी की बात करता है, आदिवासी। और आदिवासी कैसे? पहली आदिवासी महिला। अब इनमें बहुत लोगों को नाम कंफ्यूज होगा, तो यहाँ पे नाम याद रखिएगा, द्रौपदी मुर्मू जी, द्रौपदी
मुर्मू। ये पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति यहाँ की बनी है भारत देश की। हम चलते हैं आगे, अगले अपने अनुच्छेद की बात करते हैं। अगला है आपका आर्टिकल संख्या 53, जो क्या कहता है, संघ की कार्यपालिका शक्ति बताता है ये, और वहीं ये केंद्र के लिए बता रहा है, और वहीं पे अगर राज्य के लिए बात करते हैं तो राज्य के लिए यही सेम आर्टिकल 154 में भी उल्लेख किया गया है। इसमें आपने जो पहले पता कि जो कार्यपालिका शक्ति है किसमें निहित होती है, राष्ट्रपति में निहित होती है। इस चीज को यहाँ पे हम नोट कर दे रहे हैं, निहित किसमें है, राष्ट्रपति में निहित है। और अगर वहीं पे हम राज्य की बात करते हैं तो राज्य में किसमें निहित होती है, राज्यपाल में निहित होती है, राज्यपाल में। अब यहीं पे अगर स्वयं आगे बढ़ते हैं तो इस शक्ति का जो प्रयोग है, अगर यहाँ पे जिक्र करते हैं कि प्रयोग कैसे किया जाता है या राष्ट्रपति इनका प्रयोग कैसे करता है, तो ये स्वयं कर लेगा। क्या कर लेगा, ये तो ये स्वयं कर ले। अगर स्वयं नहीं कर रहा है तो अपने अधीनस्थ के द्वारा, अपने अधीनस्थ द्वारा, ये एक चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब अच्छा, अभी जब अधीनस्थ की आप बात करते हैं तो इसीलिए यहाँ पे एक आर्टिकल और आपको याद करना पड़ेगा। वो कौन सा है, वो आपका 74 है। 74 क्या कहता है, कहता है राष्ट्रपति की सहायता एवं सलाह के लिए, राष्ट्रपति की सहायता व सलाह के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी या फिर मंत्रिपरिषद होगी, मंत्रिपरिषद होगी। ये चीज यहाँ पे आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट हो जाती है। इस चीज को यहाँ पे याद आप रखिएगा। हम बढ़ते हैं अपने अगले अनुच्छेद पे। हमारा अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद संख्या 54। ये क्या कहता है, राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बात करता है। निर्वाचन क्या है, निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है, जिसमें ये कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं, ये 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, निर्वाचक मंडल के द्वारा, मंडल द्वारा। अब यहाँ पे एक चीज ये आपसे पूछी जा सकती है कि निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होता है, तो यहाँ पे आपको निर्वाचक मंडल में याद रखना, पहला कौन शामिल हो जाता है, संसद शामिल हो जाती है, ठीक। इसके अलावा दूसरे नंबर पे अगर बात करते हैं तो यहाँ पे राज्य विधान मंडल हो जाता है, विधान सभा। यहाँ पे पूरी विधान मंडल नहीं होती, मतलब विधान परिषद शामिल नहीं होगी, सिर्फ विधानसभा शामिल होती है। इसके अलावा आपका दिल्ली, पुडुचेरी, ये 2 हैं। यहाँ की क्या है, यहाँ की भी विधानसभा है, विधानसभा। यहाँ पे जम्मू कश्मीर के बारे में कोई भी उल्लेख नहीं किया जाता। तो क्या इसके सभी सदस्य, तो यहाँ पे एक नोट करके जो लिख दिए, केवल निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य कोई नहीं है, हम लोग केवल निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल होते हैं। ये तो एक इसके निर्वाचक मंडल के बारे में बात किया गया। यहीं पे अगर हम बात करते हैं कि इसकी प्रक्रिया क्या रही है, यहीं पे अगर बात करें कि प्रक्रिया क्या अपनाई जाती है, तो बहुत लोगों को प्रक्रिया के बारे में जानकारी होगी। ये जो चुनाव होता है ये अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार होता है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व। इसमें क्या है, एक ही मत पत्र रहता है, उसी में सभी का जो है एक सीरियल भर दिया जाता है, ये सबकी वरीयता को भर दिया जाता है। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। ये तो यहाँ पे है। इसके अलावा क्या है, नोट लिख लीजिएगा कि इसका मतदान जो होता है, मतदान कैसे होगा, गुप्त मतदान द्वारा। ओपन मतदान नहीं होता है, यहाँ पे गुप्त मतदान यहाँ पे किया जाता है। ये चीज यहाँ पे है। बाकी और क्या क्या चीजें रहती है, प्रक्रिया कहती है, कितना किसका अनुपात रहता है, ये सारी चीजें जब हम राष्ट्रपति पढ़ेंगे तो राष्ट्रपति के खंड में इस चीजों को हम पढ़ लेंगे। हम आगे बढ़ते हैं, अगले अनुच्छेद की बात करते हैं। अगला अनुच्छेद आपका क्या हो जाता है, ये 55 रहता है। ये क्या है, ये राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति पूछता है। जो राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति है, ये आपकी एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, अनुपातिक प्रतिनिधित्व, गुप्त मतदान। यही आपका क्या आ जाता है, यही आपके अगले आर्टिकल में आ जाता है, आर्टिकल संख्या 55 में।
ठीक, तो यहाँ पे हमने आपको बता दिया, यहाँ पे हम आपको नहीं बता रहे हैं। अगले अनुच्छेद पे चलते हैं। 56 नंबर अनुच्छेद क्या कहता है? राष्ट्रपति की पदावधि की बात करता है। वहां पे राज्य के लिए राज्यपाल की पदावधि की बात करता है। यहाँ पे सामान्य और अगर अवस्था में बात करते हैं तो सामान्य 5 वर्ष के लिए ही रहता है। और वहीं पे अगर राज्य के संदर्भ में बात करते हैं कि राज्य के संदर्भ में क्या रहेगा, तो इसका कोई भी जो है निश्चित नहीं है। पदावधि राष्ट्रपति प्रसाद पर्यंत, जब तक राष्ट्रपति का प्रसाद मिलता रहेगा तब तक राज्यपाल यहाँ पे बना रहेगा। किसके बारे में बात की है? तो यहाँ पे राज्यपाल के बारे में बात की है, उसको भी हमने यहाँ पे नोट कर दिया है। हम बढ़ते हैं अपने अगले अनुच्छेद पे। हमारा अगला अनुच्छेद कहता है 59 नंबर, राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। आखिर कौन सी कंडीशन आपके राष्ट्रपति पद के लिए होती हैं? तो यहाँ पे क्या है, आपका एक जो है शर्त सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसमें क्या है, ये एक संसद चाहे हो या फिर हो विधानसभा, कहीं पे सदस्य नहीं हो, विधानसभा का सदस्य ना हो, ये पहली इंपॉर्टेंट चीज है। इसके अलावा दूसरी क्या चीज है? लाभ का पद धारण ना करता हो, लाभ का पद धारण ना करता हो, कोई भी लाभ का पद यहाँ पे धारण नहीं करेगा। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो यहाँ पे जो इसका वेतन या भत्ता है, इसके पदावधि में कभी कम नहीं किया जाएगा, इसको नोट करके लिख लीजिए, कई बार पेपर में पूछा गया है। पदावधि में क्या नहीं कम होगा? वेतन भत्ता कम नहीं किया जा सकता। अगर इस राष्ट्रपति वर्तमान राष्ट्रपति के द्वारा कम किया जाएगा तो जो अगले राष्ट्रपति होते हैं उनके ऊपर इम्प्लीमेंट होगा, ना कि इनके ऊपर इम्प्लीमेंट होगा। तो कोई भी राष्ट्रपति जा रहा है तो जाते समय कोई भी संशोधन करके इसके वेतन या भत्ते को कम कर सकता है। क्लियर? हम बढ़ते हैं अपने अगले अनुच्छेद पे। अगला अनुच्छेद कह रहा है 60 नंबर, राष्ट्रपति द्वारा शपथ का प्रतिज्ञान। इसमें शपथ ली जाती है, शपथ के बारे में 3 ही लोग ऐसे हैं जिनको जो है आपका शपथ जो है आपकी अनुसूची में वर्णित नहीं है, बाकी तो सबका अनुसूची में दिया गया है। यह शपथ किसकी लेते हैं? ईश्वर की शपथ लेते हैं। और रक्षा किसकी करते हैं? संविधान की रक्षा करते हैं। राष्ट्रपति के लिए आर्टिकल संख्या 60 याद रखिएगा, उपराष्ट्रपति के लिए 69 याद रखिएगा, राज्यपाल के लिए 159 याद रखिएगा। इन तीनों की जो है आपकी शपथ संविधान में दी गई, इसके अलावा सभी की अनुसूचियों में दी गई। हम बढ़ते हैं अपने अगले अनुच्छेद पे। आर्टिकल कह रहा है 61, इसमें राष्ट्रपति पे महाभियोग के बारे में जिक्र करता है, इम्पीचमेंट के बारे में। तो महाभियोग की प्रक्रिया जो है एक ही विषय पर लागू होती, संविधान के अतिक्रमण पे या संविधान के अनुसार न पालन करने पर, संविधान के अतिक्रमण करने पर, यही एक मुख्य जो है कारण है और वही यहाँ पे लागू हो जाता है। इसके अलावा कोई दूसरा कारण यहाँ पे नहीं आता है। अब यहाँ पे क्या है, इसके लिए भी एक नियम प्रक्रिया है, जैसे कि 14 दिन पूर्व का नोटिस होना चाहिए, 1/4 सदस्य की सहमति होनी चाहिए। यहाँ पे क्या है, पहला राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व नोटिस मिलना चाहिए। इसके अलावा दूसरा क्या विकल्प कह रहा है, सदन के जिस भी सदन में ये प्रस्ताव लाया जाता है 1/4 सदस्य क्या करें, सहमति व्यक्त करते हैं, सहमति व्यक्त करें। और ये प्रस्ताव पास कैसे होना चाहिए, 2/3 बहुमत से, बहुमत से, जिसे विशेष बहुमत कहा जाता है। ये उपस्थित एवं कुल मतदान दोनों को जोड़ा जाता है, इसलिए ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अगले अनुच्छेद की बात करते हैं। यह अनुच्छेद संख्या 63 है, जो भारत के उपराष्ट्रपति के संदर्भ में बात करता है। ये पद कहाँ से लिया गया, पहला प्रश्न यही है। तो ये पद आपका यूएसए से लिया गया, यूएसए से प्रभावित या शामिल, कहां से, यूएसए से। अब यहां पे देखिए क्या है, ये आपका दूसरा सर्वोच्च पद होता है, दूसरा
सर्वोच्च पद, दूसरा सर्वोच्च पद हो गया। अब यहाँ पे क्या है, राष्ट्रपति जब नहीं होता है तो उस स्थिति में ये यहाँ पे काम करते हैं। अब यहाँ पे एक चीज और है, यहाँ पे एक्स ऑफिसियो के बारे में बात करता है। क्या क्या कहता है, राज्यसभा का सभापति, राज्यसभा का पदेन सभापति, ये यहाँ पे दिया गया। अच्छा, ये आर्टिकल कौन सा है, ये आर्टिकल आपका 64 है। अब ये अगले आर्टिकल में आप देखेंगे तो ये पदेन सभापति के बारे में, इसके अलावा कोई भी यहाँ पे कार्य नहीं दिया गया। अब क्वेश्चन आपके लिए, जैसे राष्ट्रपति में देखा था, पहले उपराष्ट्रपति कौन है, तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन है। वर्तमान में कौन है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। एस राधाकृष्णन। अब ये कब बने थे, ये 1952 में बने थे। अब वहीं पे अगर पहला मुस्लिम की बात करते हैं, फर्स्ट मुस्लिम, तो ये डॉक्टर जाकिर हुसैन है। डॉक्टर जाकिर हुसैन हो गए। अगर वर्तमान की बात करते हैं, वर्तमान में कौन है, तो ये सीपी राधाकृष्णन है। सीपी राधाकृष्णन। तो यहाँ पे इन तीनों लोगों के नाम आपको याद रखने। हम बढ़ते हैं अपने अगले अनुच्छेद पे। ये 64 नंबर, ये राज्यसभा के प्रधान सभापति की बात करता है। कौन हो जाएगा, उपराष्ट्रपति हो जाएगा। अभी इसके पहले हमने आपको बताया। तो यहाँ पे दोबारा जो है आपका समय वेस्ट करने से कोई प्रॉफिट नहीं है, यहाँ पे आपको याद रखना है। अगले चलते हैं। 66 नंबर आर्टिकल कहता है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में। यहाँ पे आपका कभी भी राज्य शामिल नहीं होता, यहाँ संसद के सभी सदस्य शामिल होंगे। संसद के सभी सदस्य, मतलब सभी सदस्य में मनोनीत सदस्य भी आ जाएंगे और आपके जो है निर्वाचित सदस्य भी आ जाएंगे, दोनों यहाँ पे शामिल हो जाते हैं। इसके अलावा आपके शपथ के प्रतिज्ञान की बात करते हैं। अगर इसके 67 नंबर आर्टिकल क्या कहता है, कार्यकाल के बारे में बात करता है कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना है, सामान्यतः 5 वर्ष होता है और ये कब से अपना पद त्याग पत्र दे सकता है, छोड़ सकता है, उसे संसद सदस्य द्वारा मतलब राज्यसभा द्वारा हटाया भी जा सकता है। सामान्य अवस्था में क्या है, 5 वर्ष ही रहता है। अगले आर्टिकल की बात करते हैं, ये 69 नंबर है। ये राष्ट्रपति द्वारा शपथ प्रतिज्ञान की बात करता है। वहीं पे जो है देखिए, अब यहाँ पे क्या है, राष्ट्रपति का जिक्र आता है। राष्ट्रपति किस आर्टिकल पे आ जाता है, तो ये 60 नंबर पे आ जाता है, वो हटा देंगे। और बाकी राज्यपाल की बात करते हैं तो 159 नंबर आ जाता है यहाँ पे। क्लियर बेटा। हम बढ़ते हैं अपने अगले अनुच्छेद पे, ये भी ईश्वर की शपथ लेते हैं। हमारा अगला अनुच्छेद है 71 नंबर। ये क्या कहता है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित जो सभी विवाद हैं, इसका निर्णय कौन करेगा, सर्वोच्च न्यायालय करेगा। सर्वोच्च न्यायालय के अलावा और कोई दूसरा व्यक्ति यहाँ का निर्णय नहीं कर सकता है। अगले अनुच्छेद पे चलते हैं। ये अनुच्छेद संख्या 72 है। इसमें क्षमता आदि के कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण के बारे में बात करता है। यही सेम शक्तियां राज्य में राज्यपाल को प्राप्त हैं 161 के अंतर्गत, लेकिन उसे मृत्युदंड या फिर सैन्य न्यायालय के जो आपके आदेश होते हैं उनको खारिज करने का अधिकार नहीं रहता है। इसके अलावा नहीं रहता। ये क्या क्या देते हैं, ये क्षमा देते हैं। क्षमा में क्या है, पूर्ण रूपेण हो जाता है। दूसरा क्या रहता है, लघुकरण रहता है, इसमें स्वरूप में परिवर्तन कर दिया जाता है। तीसरा रहता है परिहार। परिहार, इसमें दंड की प्रकृति में परिवर्तन बिना अवधि को कम कर दिया जाता है। इसके अलावा विराम हो जाता है। विराम आपका कुछ विशेष परिस्थितियों में इसमें दिया जाता है। और एक प्रविलंबन होता है। प्रविलंबन, इसमें अस्थायी रोक लगाई जाती है, जैसे कि प्रेगनेंसी वगैरह या ऐसी कोई अवस्था होता है तो प्रविलंबन कर दिया जाता है कि एक व्यक्ति के साथ में हम जो छोटा बेबी है उसे हम नहीं खत्म कर सकते, तो इसीलिए उसके जन्म तक का इस चीज को रोक दिया जाता है। तो इस तरह से आपका इतने सारी चीजें होती हैं जो यहाँ पे करता है। इसके आगे हम बढ़ते हैं। आगे हमारी कौन स्टार्ट हो जाती है, आगे हमारी जो है आपकी मंत्री परिषद स्टार्ट हो जाती है। केंद्रीय मंत्री परिषद क्या है, जैसे कि यहाँ पे आर्टिकल संख्या 74 का भी हमने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था। राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए क्या होगी, मंत्री परिषद होगी। वहीं पर राज्य में यही आर्टिकल कहता है कि जो राज्यपाल है, राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। वो आर्टिकल 163 में आपका आ जाता है। यहाँ पे एक चीज खास है कि ये जो मंत्री परिषद है इसका नेतृत्व कौन करता है, नेतृत्व कौन करेगा, इसका नेतृत्व आपका पीएम करेगा। यहाँ पे आपका और क्या हो जाएगा, ये चीज यहाँ पे आपको इतनी याद रखनी है। क्लियर बेटा।
हम आगे चलते हैं। आगे आपका आ जाता है आर्टिकल संख्या 75। ये मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध करता है, जैसे कि वो कैसे काम करेंगे, क्या चीजें होंगी उनके बारे में, जैसे कि जो आपका 15% से अधिक मंत्रिपरिषद नहीं हो सकता, राज्यों के लिए न्यूनतम 12 होना चाहिए, ये सारी चीजें आपकी इसी के अंतर्गत आ जाती है 75 के अंतर्गत। जब हम अपना जो है केंद्रीय मंत्रिपरिषद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पढ़ेंगे तो वहां पे इन चीजों को अच्छे से समझ लेंगे। हम अगले अनुच्छेद पे चलते हैं। ये 76 नंबर अनुच्छेद भारत के महान्यायवादी की बात करता है। राज्य में महाधिवक्ता 165 में आपका शामिल हो जाता है। यहाँ पे महान्यायवादी की बात करते हैं तो यहाँ पे पहले महान्यायवादी को पूछा जाता है। ये सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। कानून अधिकारी। और पहले कौन से थे? MC शीतलवाड़। ये आपके पहले थे। वर्तमान में अगर बात करते हैं 2024 में नियुक्त हुए थे, तब से भी अपने पद पे बने हुए हैं। R वेंकटमणि। क्लियर बेटा? इनको आपको यहाँ पे क्या रखना है? याद रखना है। अब इसके बाद एक अनुच्छेद आपको और याद रखना है 78। 78 क्या कहता है? राष्ट्रपति को जानकारी आदि देने के लिए प्रधानमंत्री के क्या कार्य हैं। यहाँ पे क्या है? मुख्यतः 3 कार्यों में, वही राज्य के लिए, ये किसके लिए? मुख्यमंत्री के लिए। यहाँ पे 3 कर्तव्य होते हैं दोनों के पास। पहला क्या है? सभी सूचनाओं के बारे में बात करता है कि सभी जो भी जानकारियां हैं सभी के बारे में कर देता है। दूसरा क्या कहता है? जो राष्ट्रपति चाहे, ठीक, राष्ट्रपति जिसे चाहता है, राष्ट्रपति जो चाहे वो मांग सकता है। तीसरा क्या होता है? तीसरा, अगर मंत्री ने क्या किया है? मंत्री ने निर्णय लिया है, ठीक, मंत्रिपरिषद विचार करे उस पर। मंत्रिपरिषद विचार करे, ठीक, ये राष्ट्रपति यहाँ पे कर देता है। तो ये 3 आपको यहाँ पे कार्य होते हैं, ये तीनों को आपको याद रखना है। तो बेटा आज वाली जो ये क्लास थी, आज वाली हम इस क्लास में इतना ही रखेंगे और इसका नेक्स्ट पार्ट जो है हम अगली क्लास जल्द ही लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे, जिसमें हम आगे के जो आपका आर्टिकल संख्या 79 है, 79 से आगे स्टार्ट करेंगे और आगे चीजों को हम अध्ययन करेंगे। ये कौन सा भाग स्टार्ट हो जाएगी? आपकी संसद स्टार्ट हो जाएगी। संसद के बारे में चीजों को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि आपका ये कंटेंट जो है कहीं ना कहीं सबके लिए उपयोगी सिद्ध हो सके। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।